चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से अपने इस प्यारे अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार, धमाकेदार जबरदस्त सेशन होने वाला है भाई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप, मलिंगा, मृदुल, खुशी, सोहन, दीपू, बहुत बहुत स्वागत है भाई। काव्या, बहुत बहुत स्वागत है भाई। मनोज, धीरज, सभी का स्वागत है। चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर और श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का भैया, है ना। एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मजा आने वाला है। हमारा लिखने वाला जो पेन है वो मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया भाई, कैसे पढ़ाएंगे। चलिए अच्छा, जो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, कौन बता रहा है इसका आंसर भैया, फटाफट बताएंगे। और बिल्कुल आज उंगलियों से लिख लिख कर भी पढ़ाया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो बिल्कुल फटाफट बताने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। जी हाँ, तो बताएंगे फटाफट तरीके से, जोरदार तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल आप सब जानते हैं साथियों कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। अच्छा रुकिए जरा, पहले पेन मंगा ले, नहीं तो लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन तो आ गया, यहाँ कोई है ही नहीं, कहाँ गए भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ चलिए, तो बढ़िया सा प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा भैया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 4096 किलोमीटर है। अब इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है भैया, तो सिंपल ट्रिक हो सकती है साथियों, क्या ये ट्रिक हो सकती है कि भैया बचपन, कब भैया, बचपन में एमबीए किया। क्या भैया, बचपन में एमबीए किया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि बचपन में क्या किया, एमबीए किया। भैया पेन, ठीक है, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया इससे क्या होता है कि भाई इस ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है। इस ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भाई सबसे भारत की सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो साथियों बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, चाइना के साथ। तीसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। उसके बाद किसके साथ, नेपाल के साथ। उसके बाद किसके साथ साथियों, तो भैया म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार के साथ। उसके बाद किसके साथ, भूटान के साथ। किसके, भूटान के साथ। इसके बाद किसके साथ दोस्तों, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ भैया, हमारी उंगलियों में भी जादू है, तो मैं उंगलियों से भी लिख सकता हूं, जैसा कि हमने आपको लिखकर दिखाया। ठीक है ना। तो फिलहाल सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, नंबर 1 पर ये है। नंबर 2 पर कौन है भैया, तो नंबर 2 पर आप देखेंगे चाइना है साथियों। नंबर 3 पर पाकिस्तान है और नंबर 4 पर कौन है भैया, नेपाल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। चले भाई, आदित्य, महेश, संजू, बहुत बढ़िया भाई। रोशनी बताएंगे भाई, बोला, संजीत बताइएगा, फटाफट बताएंगे जोरदार तरीके से, फटाफट बताएंगे भाई। बताना है कि भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भैया मानक यामोत्तर कहां से होकर गुजरती है, देखिए इसके 3 आंसर हो सकते हैं। मिर्जापुर, अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तो नैनी, और नैनी भी ऑप्शन में नहीं है तो प्रयागराज। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। और आइए जरा मैप पर दिखाते हैं आपको कि भैया कहां कहां से होकर गुजरती है। तो ये देखिए एकदम सटीक लाइन खींची हमने, और ये क्या है साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दरअसल में आप देखिएगा कि साथियों क्या है कि एक होता है क्या, एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया जाता है। कहां से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया जाता है कि जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर से होकर गुजरता है, लंदन से होकर गुजरता है। तो साथियों इससे कितना आगे है, इससे हम इधर चलेंगे साथियों, तो इसी तरह 82.5 डिग्री पर जब आएंगे तो ये क्या है, ये साथियों है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये कितना आगे है साथियों, तो 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है साथियों, तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में इनमें से कोई भी रहे आप आंसर बताएंगे, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है,
5 राज्यों से होकर गुजरती है और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण आपको याद करना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा राज्य पड़ता है? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा पड़ता है? उड़ीसा। और उसके बाद कौन सा पड़ता है? आंध्र प्रदेश। तो जरा सीक्वेंस से याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण जो राज्यों का क्रम है इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर पढ़ने वाले, तो वो है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस भी याद करना जरूरी है साथियों। चलिए ये बताइए जरा, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लद्दाख का क्या कहते हैं साथियों? इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? द्रास होने वाला है साथियों, जो कि लद्दाख के कौन से जिले में स्थित है? कारगिल जिले में स्थित है। साथियों लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक है कारगिल और दूसरा है भाई लेह। एक है कारगिल और दूसरा कौन सा है? लेह साथियों, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें और बाकी आप जानते हैं कि भारत का सबसे जो आर्द्र स्थान है, ठीक है, वो भी यही है। चलिए ये बताइए जरा, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं भाई? बताएंगे भाई, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भाई। सनी, वीरांगना, तन्वी, तनु, बताओ जरा फटाफट, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो आइए जरा काउंट कर लेते हैं साथियों। ये है साथियों नेपाल, ठीक है। नेपाल का बॉर्डर क्या है? तो भैया नेपाल का बॉर्डर ये है नेपाल का बॉर्डर। अब यहां से आप जो है इसको काउंट कर लीजिए भाई। तो देखिएगा, काउंट करेंगे साथियों तो ये हो गया एक उत्तराखंड, ठीक है, इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है साथियों, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है साथियों, और यहां पर एक छोटा सा राज्य है, कौन सा? सिक्किम, इसकी भी लगती है। तो इस प्रकार से साथियों ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। वेरी गुड भाई यादव जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो मैं ट्रिक बता देता हूं। क्या याद कर लीजिएगा? BSP2U याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? BSP2U। बी का मतलब क्या हो जाएगा भैया? बी से हो जाएगा साथियों बिहार, ठीक है, बी से बिहार। स से क्या हो जाएगा? एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा साथियों सिक्किम। क्या? सिक्किम। प से क्या हो जाएगा? पी से पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इसमें 2 यू है तो एक यू से यूके हो जाएगा और दूसरे यू से यूपी हो जाएगा। बढ़िया ट्रिक है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चले भाई, काजल, रुपेश, जैना, अनु, ये बताओ जरा भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो निश्चित रूप से आप बता लेंगे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है ना, कौन सा है भैया? तो दक्षिणतम बिंदु है साथियों इंदिरा पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों इंदिरा पॉइंट, ध्यान दीजिए इंदिरा पॉइंट यहां पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट साथियों यहां पर स्थित है। और याद रहे कि इसे इंदिरा पॉइंट के साथ साथ और क्या कह सकते हैं? इसे इंदिरा पॉइंट के साथ साथ और क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो इसे इंदिरा पॉइंट के साथ साथ इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं साथियों, ठीक है ना। अच्छा, अब ये साथियों कहां पर स्थित है? याद रहे ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है ये साथियों ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहां है? ये भारत का ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहां पर है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। क्या कहते हैं इसको? कन्याकुमारी। सबसे पश्चिमी बिंदु साथियों यहां पर स्थित है, जिसका नाम है गुहार मोती या गौर मोती, ठीक है ना, गुहार मोती या गौर मोती, ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहां पर साथियों है क्या? यहां पर स्थित है क्या? यहां पर स्थित है सरक्रीक, ठीक है ना, सरक्रीक साथियों। इसको और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम साथियों कह सकते हैं क्या? वालांगू कह सकते हैं। क्या साथियों? वालांगू कह सकते हैं। और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है साथियों? ये गुजरात में स्थित है। और ये वाला कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में। और सबसे साथियों उत्तरी बिंदु ये है, जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको साथियों हम इंदिरा कॉल कहते हैं। और याद रहे इंदिरा कॉल कहां पर स्थित है? सियाचिन में। और सियाचिन साथियों अब कहां स्थित है? आज की डेट में सियाचिन कहां पर है? तो भैया लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? लद्दाख में स्थित है। बात समझ रहे हैं? तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा
कि ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन वो कहां पर है? अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में है, ठीक है। अच्छा, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसको सरक्रीक नहीं कहते हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको किबीथू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको किबीथू कहा जाता है। और जो सरक्रीक शब्द है वो इसके लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए भैया? इसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, सरक्रीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सरक्रीक या गुहार मोती ये हो गया साथियों, क्या भाई यहां पर मेंशन भी कर देते हैं, ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ये क्या हो गया साथियों? ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? ये भैया मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पक्का याद रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु है, ओवरऑल भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ओवरऑल भारत का दक्षिणतम पॉइंट है साथियों, ठीक है ना। और ये क्या है भैया? तो ये साथियों सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। ये क्या है भाई? तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है ये, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखना है। और ये क्या है भैया? तो ये साथियों जो सियाचिन में स्थित है, ये क्या है? ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ये क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात और है, कितने लोग बता सकते हैं, जरा कमेंट करके बताएंगे कि भैया अगर हम कहें कि भारत की एकदम उत्तर से, ठीक है भाई, भारत की आप यूं समझ लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए दोस्तों कि भारत की उत्तर से दक्षिण की भाई लंबाई कितनी है ना, उत्तर से दक्षिण बताइए। जी हाँ, तो साथियों सबसे उत्तरी पॉइंट से सबसे दक्षिणी पॉइंट तक की दूरी कितनी है? और इसी प्रकार से बताइएगा कि सबसे पश्चिमी पॉइंट से सबसे पूर्वी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? कौन बता रहा है भैया? कौन बता रहा है? जी हाँ, तो सबसे उत्तर से सबसे दक्षिण तक जो है वो कितना है? वो ज्यादा है या वो ज्यादा है? बिल्कुल। तो भैया ये वाला आपका कितना है? ये वाला आपका ज्यादा है, 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और ये वाला आपका कम है, और ये कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो भैया उत्तर से लेकर दक्षिण, मतलब ये हुआ साथियों कि भैया इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक साथियों ये कितना है? ये है आपका 3214। और जो यहां गुहार मोती से लेकर किबीथू तक है ये 2933 किलोमीटर। ठीक बात है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? किस शहर को साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसमें से शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और ये साथियों किसकी राजधानी है? ये दोस्तों मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत की 7 बहनों के अंतर्गत साथियों इसमें आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा सिक्किम इसका बड़ा भाई है, ना कि बहनों में शामिल है। ये देखिएगा मैप के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि साथियों यहां पर ये जो असम स्थित है, असम 7 बहनों में, ठीक है, शामिल है। ये साथियों अरुणाचल प्रदेश शामिल है, ठीक है। ये देखिए यहां पर नागालैंड स्थित है, ये शामिल है, नागालैंड स्थित है साथियों, ठीक है। अच्छा, यहां पर कौन सा है साथियों राज्य? ये मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है। और ये कौन सा है? ये दोस्तों मिजोरम है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो यहां से साथियों उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम याद रखिएगा। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चाहे तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। यहां पर क्या याद कर सकते हैं भैया? ऐसे याद कर सकते हैं, आना, ठीक है, आना मम्मी, ठीक है ना, आना मम्मी, ठीक है ना, आना मम्मी। ये ट्रिक हो गई क्या भैया? आना मम्मी। अब आना मम्मी याद कर लिया आपने, तो आप बताइए आ से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या हो गया? नागालैंड, मां से क्या हो गया? मणिपुर, और मम्मी मी से क्या हो गया? मिजोरम। तो आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आना मम्मी, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, और बाकी साथियों यहां पर कौन सा राज्य है? तो ये साथियों त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है भैया। और ये कौन सा राज्य है? तो ये दोस्तों मेघालय है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और ध्यान से सुनिए। क्या भैया? यहां पर एक बात और ध्यान से सुनिए, और ये वाली ट्रिक हमने अभी तुरंत बनाई है, ठीक है ना, बढ़िया वाली है। अच्छा, अब ये भी है कि असम की सीमा साथियों किसके साथ लगती है? असम की सीमा, ठीक है, सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है। सभी राज्यों प्लस, ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों
तथा, तथा सिक्किम के साथ भी लगती है, तथा सिक्किम के साथ, सॉरी सिक्किम नहीं, पश्चिम बंगाल, किसके साथ लगती है भैया, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इसका मतलब यह है कि भैया, इसका मतलब यह है साथियों कि जो आपका असम है इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 7 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है ना, 7 राज्यों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा 7 सिस्टर स्टेट का मतलब हो गया 7 राज्य, और 7 राज्यों में असम स्वयं भी एक राज्य है, आसाम स्वयं भी एक राज्य है, तो असम की सीमा बाकी 6 राज्यों से लगती है और एक पश्चिम बंगाल से। इस प्रकार से कितने राज्य हो गए, 7 राज्य हो गए, इसको कतई मत भूलिएगा। आइए इसका आंसर बताइए। जी हां, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, इसमें से, इसका मतलब यह है कि पूरे भारत के मैप का भी अध्ययन आपके पास होना चाहिए कि कौन से राज्य की सीमा किसके साथ लगती है या नहीं लगती। क्यों भाई गगन, जरा ध्यान देना साथियों, यहां पर आपको महाराष्ट्र दिखेगा यहां पर, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र है। अब जरा देखिएगा कि महाराष्ट्र की सीमा किसके साथ लगती है और किसके साथ नहीं लगती है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इधर साथियों आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की सीमा किसके साथ लग रही है, गुजरात के साथ लग रही है, ठीक है ना। इधर साथियों किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। इधर देखिए किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। इधर देखिए किसके साथ, तेलंगाना के साथ। इधर देखिए साथियों किसके साथ, कर्नाटका के साथ लग रही है, ठीक है ना। और इधर एक छोटा सा राज्य है जो कि साथियों कौन सा है, गोवा है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब जरा इस बात का भी ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो आपने निकाल लिया उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन यह भी समझिए कि भैया एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने लैंड लॉक स्टेट हैं, भारत में कितने लैंड लॉक स्टेट हैं। तो जरा कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा कि भारत में लैंड लॉक स्टेट कितने हैं। लैंड लॉक का मतलब समझते हैं ना, भारत में साथियों हम बताने जा रहे हैं लैंड लॉक स्टेट, मतलब यह है कि भूबद्ध राज्य। क्या बताने जा रहे हैं, भूबद्ध राज्य, ठीक है। मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना ही कोई समुद्री सीमा है। तो आइए जरा मैप पर हम आपको दिखा देते हैं। तो भैया एक यहां पर हो गया आपका, एक यहां पर हो गया साथियों कौन सा, हरियाणा। कौन सा भैया, हरियाणा हो गया। एक साथियों यहां पर हो गया मध्य प्रदेश, एक यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, एक यहां पर हो गया झारखंड, ठीक है ना, और एक साथियों यहां पर हो गया नया वाला तेलंगाना। तो यही वो 5 राज्य हैं भारत के जो कि लैंड लॉक स्टेट हैं, जो कि भूबद्ध राज्य हैं, ठीक है, भूबद्ध राज्य हैं दोस्तों। आइए ये बताइए जरा, जी हां फटाफट बताएंगे। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल, अब देखो क्वेश्चन का क्या है भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भूबद्ध राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताओ, ठीक है। तो आप मैप की स्टडी किए रहोगे तभी तो अच्छे से आंसर दे पाओगे कि भैया जितने भी लैंड लॉक स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे मध्य प्रदेश। जितने भी लैंड लॉक स्टेट हैं उनमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे हरियाणा। समझ रहे हो, मैप की स्टडी करनी इसीलिए जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल लगातार बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है और नए नए क्वेश्चन हर बार एग्जाम में शामिल किए जा रहे हैं। तो हम आपके हर तरह के क्वेश्चंस के जवाब के लिए हाजिर हैं, बस आप पूरी डेडिकेशन के साथ इस 9 बजे वाली क्लास में हाजिर रहें। ये बताइए जरा फटाफट तो भैया, हाँ जी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है भैया, तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा साथियों, 10 डिग्री चैनल। एक शानदार सा मैप आपके लिए सामने लाए हैं साथियों, इस फ्लोचार्ट को, फ्लोचार्ट समझिए, मैप समझिए, ठीक है ना। तो यहां पर बकायदा देखिए कैसे दर्शाया गया है। जैसे साथियों यहां पर आप देखिएगा कि जैसे ये क्या है पूरा, ये साथियों क्या है, ये अंडमान का एरिया है, ये अंडमान का एरिया है, मतलब ये जो द्वीप समूह है इनको अंडमान कहा जाता है, और ये वाला जो द्वीप समूह है इनको क्या कहा जाता है, इनको भैया निकोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकोबार कहा जाता है। तो ये अंडमान हो गया, ये निकोबार, तो ये अंडमान और ये निकोबार, इनको अलग करने के लिए बीच में क्या है भैया, तो बीच में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी चीजें दर्शाई गई हैं, जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर दर्शाया गया है कि भैया ये कावरत्ती है और ये मिनिकॉय है, दोनों के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप देखिए ये मिनिकॉय है और ये नीचे मालदीव है, दोनों के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। समझ रहे हैं ना, तो इससे भी आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। ये बताइए सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर होता है। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, जबरदस्त तरीके से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल भाई, तन्वी बताइए, बताइए, आदित्य, तनु, निर्मल, अजीत, गुड़िया रानी, बताओ जरा,
बताइए भैया। तो भैया सिंपल सा आंसर है इसका, और राइट आंसर क्या है? तो भैया 2 घंटे का। कितना भैया? 2 घंटे का आंसर है, अंतर है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो जी हां साथियों, पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। जैसे भारत का जब मैप आप इस तरीके से बनाते हैं तो यहां पर साथियों श्रीलंका है ना, तो इसके बीच वाला ये वाला जो क्षेत्र है इसकी बात हो रही है, तो इसी को साथियों पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। बाकी आप देखिएगा, जैसे पाक जल डमरू मध्य है, सुंडा जल डमरू मध्य सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है, बॉस जल डमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है, हडसन जल डमरू मध्य। कहने का मतलब है दुनिया में बहुत सारे जल डमरू मध्य हैं, आप जितना इसको स्टडी करेंगे उतना अच्छा है, और मैप के साथ ही स्टडी करें। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठे तो आपके सामने मैप होना चाहिए, तो अपने घर में जहां कुछ भी सोते होते हो वहां भैया पॉलिटिकल मैप और ठीक है ज्योग्राफिकल मैप लगा लीजिए। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? मतलब सबसे लंबी भू तट रेखा। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर हम कहें सबसे लंबी तट रेखा, अब ध्यान दीजिएगा है ना, एकदम बीके का जीके अंदाज आ रहा है भैया। सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला, सबसे लंबी तट रेखा वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया? सबसे लंबी तट रेखा वाला देश पूछा जाए तो क्या बताओगे? ठीक है ना, हाँ देश पूछा जाए वो भी कहां का भैया? विश्व में कौन सा? तो अगर हम आपसे कहें देश कौन सा भैया? हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बताइए, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सबसे बड़ा, ठीक है। राज्यों में बताइए कि कौन से राज्य की, ठीक है। और दक्षिण भारतीय राज्यों की बताइए, दक्षिण भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें, दक्षिण भारतीय राज्यों में कौन से राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? और अगर हम कहें कि ये बताइए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? केंद्र शासित प्रदेशों में, बात समझ रहे हैं ना? तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो भैया जब विश्व की बात करेगा तो आंसर होगा कनाडा। जब साथियों देश हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की बात करेगा तो आंसर होगा भारत। जी हां, राज्यों की बात करेगा साथियों तो राइट आंसर होगा क्या? गुजरात। और दक्षिण भारत के राज्यों की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा तो राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। लेकिन एक बात और, मान लीजिए अगर आपसे कहे कि भैया राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तब क्या बताओगे? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा होगा बताइए? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसकी है? तो भैया अंडमान निकोबार की ही है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो गुजरात से ज्यादा है, अंडमान निकोबार की जो तटरेखा है वो साथियों गुजरात से सबसे ज्यादा है, ठीक है, गुजरात से भी ज्यादा है। अच्छा, गुजरात में साथियों और एक चीज है, क्या? सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहां पर हैं? सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहां पर हैं? तो ये भी साथियों यहीं पर मिल जाएंगी, सर्वाधिक आर्द्र भूमियां, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां भी, रामसर साइट की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वाधिक रामसर साइट तो भैया तमिलनाडु में है। बाकी इसकी आप चाहे तो साथियों एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, वहां आप इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी पीडीएफ साथियों आपको मिलेगी ही। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई मेघा जी, क्या है कि यहां पर साथियों कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीवर्ती हैं, मतलब समुद्र तट के साथ लगे हुए हैं? तो यहां देखिएगा, ये एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटका, पांचवा हो गया केरल, ठीक है, केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हैं भैया? कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तटीय सीमा है, ठीक है। अच्छा, ये यहां पर क्वेश्चन एक अलग आ जाता है, क्या? मान लीजिए आपसे पूछ ले कि कौन सा भारत का राज्य ऐसा है जिसके पास समुद्र और स्थलीय दोनों सीमा है, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों है? तो भैया 2 हैं, एक तो गुजरात के पास समुद्री और स्थलीय सीमा दोनों है, और दूसरी साथियों पश्चिम बंगाल के पास भी समुद्री और स्थलीय सीमा दोनों है, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है, ये बताएंगे भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है ना? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक? जी हां, कौन सा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है? तो आइए साथियों मैं आपको मैप पर दिखाता हूं, और मैप यही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा अगर आप देखेंगे तो इधर साथियों बिहार के साथ लगती है, और इधर देखिएगा झारखंड के साथ लगती है, इधर देखिएगा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के साथ भी लगती है, इधर देखिएगा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, इधर साथियों राजस्थान के साथ लगती है,
इधर दोस्तों हरियाणा के साथ लगती है, किसके साथ? हरियाणा के साथ। इधर देखिए उत्तराखंड के साथ लगती है, और ऊपर की तरफ तो खैर नेपाल से लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक ट्रिक बता दूं आपको, ठीक है, एक ट्रिक आपको बता दूं साथियों। क्या ट्रिक है? कि जब हम हर राज्य का उत्तर सीएम को देंगे। इस ट्रिक के दो फायदे हैं, जानते हैं? इस ट्रिक के साथियों दो फायदे हैं। एक तो आपको यह याद हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, और दूसरा यह भी याद हो जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। जी हां, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा जिसके साथ लगती है, इन सब की जो राजभाषा है साथियों वो हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो आइए ये ट्रिक देख लीजिए कि जब हम हर राज्य का उत्तर सीएम को देंगे तो ज से क्या हो जाएगा? झारखंड, ब से क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है, हम से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हर से क्या हो जाएगा? हरियाणा, राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान, उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, देंगे से क्या हो जाएगा? दिल्ली, देंगे से क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो साथियों इसके दो फायदे हैं। ये वही राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और ये वही राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। जिनकी राजभाषा क्या है साथियों? जिनकी राजभाषा हिंदी है। तो एक तीर से दो निशाने लगे कि नहीं लगे? बताओ, एक तीर से दो निशाने लगे? अगर वाकई में मजा आए तो सेशन को लाइक कर देना, और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यह ज्ञान है, इस पर सबका हक है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर करें। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा है? लो भैया, खतरनाक प्रश्न। अब कौन बताएगा? इस प्रश्न का आंसर उनके लिए बताना आसान है जिनके दिमाग में यह है कि भैया जब ग्लोब बनाते हैं और बीच में खींचते हैं क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहां पर खींचते हैं क्या? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहां पर क्या होती है भैया? ये होती है 23.5 डिग्री क्या भाई? साउथ, और ये नॉर्थ। तो आप बताइए भारत कहां पर है साथियों? भारत कहां पर है भाई? भारत तो यहां पर है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से है ना, भारत के बीचों बीच से साथियों गुजरती है क्या? कर्क रेखा। गुजरती है कि नहीं गुजरती है? तो ये भैया हो जाती है कर्क रेखा, और ये हो जाती है साथियों भूमध्य रेखा, और ये हो जाती है मकर रेखा। अब बताइए भाई उत्तरी ध्रुव साथियों मतलब नॉर्थ पोल यहां पर है, नॉर्थ पोल यहां पर है, और दक्षिणी ध्रुव साथियों यहां पर है। अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप समझ गए होंगे कि भैया यहां से जाहिर सी बात है कि भैया ये कर्क रेखा पर है, तो यहां से यहां चलकर आएंगे तो लंबा है। इसका मतलब भैया राइट आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। आप चाहो तो इस मैप से देख लो, चाहो तो साथियों इस मैप से देख लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने दक्षिणी ध्रुव बताया, ठीक है ना। क्या? दक्षिणी ध्रुव। आप देखिए ना, भारत साथियों यहां पर आपको दिख रहा है, भारत यहां पर दिख रहा है, और दक्षिणी ध्रुव का मतलब यहां दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। समझ गए बात को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? जोरदार तरीके से आंसर आना चाहिए भाई। अनमोल, ममता, रेहान, अखिलेश, संजीत, पुष्पा, बताओ भाई। तो बिल्कुल साथियों राइट आंसर क्या है? 6। राइट आंसर क्या है? 6। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या? उत्तर का महान पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर की महान पर्वतीय श्रृंखला भैया, उत्तर की महान पर्वतीय श्रृंखला, महान उत्तरी मैदान, महान उत्तरी मैदान, जी हां, तटीय मैदान, तटीय मैदान इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार साथियों है ना। भारत का महान मरुस्थल, मरुस्थली क्षेत्र साथियों यहां पर है, और द्वीप समूह, तो द्वीप समूह यहां अंडमान निकोबार वाला है, और इधर साथियों लक्षद्वीप वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत को कुल मिलाकर 6 भौतिक विभाजन के अंतर्गत रखा गया है। आइए इसका आंसर भी बताइए जरा फटाफट, तो फटाफट दौड़ाएंगे। जी हां, आंसर सभी के आएंगे। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें से क्या एक ऐसा है कि भैया भारत को जो 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 2 चीजें ऐसी हैं साथियों, 2 चीजें ऐसी हैं। एक चीज देखिएगा भाई, एक तो यहां से
जो कर्क रेखा गुजरती है, यहां से साथियों जो कर्क रेखा गुजरती है, ये लगभग है ना, ये लगभग यही है, ठीक है। तो यहां से साथियों जो कर्क रेखा गुजरती है, जो यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती ही बांटती है। ऊपर से याद करिए कि साथियों यहीं पर विंध्य पर्वत श्रृंखला भी तो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला भी है। तो याद रहे कि कर्क रेखा भी और विंध्य पर्वत श्रृंखला भी दोनों ही ऐसे हैं जो भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, लगभग दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ठीक है, इसका आंसर आपने कर्क रेखा बता दिया, ठीक है, इसका आंसर आपने कर्क रेखा बता दिया। अब जरा ये देखिए कि भैया जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसकी ट्रिक तो आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन यहां देखिए कि ये जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी जो है क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उसमें सबसे कम लंबाई इसकी कहां है। जैसे भाई देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि ये गुजरात से गुजर रही है, ठीक है, गुजरात से गुजर रही है, इधर देखिए राजस्थान से भी गुजर रही है, इधर देखिए मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर साथियों झारखंड से, इधर वेस्ट बंगाल से, और इधर देखिए त्रिपुरा से, और इधर देखिए कौन सा भैया, मिजोरम से। कौन से? मिजोरम राज्य से। अब इसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात कि सबसे सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, ठीक है, दो तीन तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। क्या भैया, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, तो कर्क रेखा की जो सबसे कम लंबाई है, ठीक है, न्यूनतम लंबाई जो है वो राजस्थान में है, न्यूनतम लंबाई जो है वो कहां पर है, राजस्थान में है। और सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, सर्वाधिक लंबाई साथियों मध्य प्रदेश में, दोनों अगल बगल है ना, तो मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं। और एक चीज आजकल साथियों कुछ पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन यहां से आने का, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, या कह दिया कौन सा राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। बात समझ रहे हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे दोस्त, क्या कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है तो ऊपर, और कौन सा राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। समझ गए भैया गगन बाबू, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बाकी इसकी ट्रिक आपको याद होगी, कौन सी वाली भैया, मित्र पर गमछा झार वाली। कौन सी भैया, मित्र पर गमछा झार। याद है कि नहीं याद है, पक्का याद है, मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक याद है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो मी से क्या बताया था भाई, मिजोरम, त्र से क्या हो जाएगा भाई, त्रिपुरा, प से क्या हो जाएगा, प से भैया पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात, ठीक है, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। दौड़ा दौड़ा कर एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और अब बताओ इसका आंसर। जी हाँ, जितने भी लोग अपडेटेड हैं वे इसका आंसर दे लेंगे, क्योंकि कुछ वर्षों पहले, है ना, हाँ कुछ महीनों वर्षों पहले, ठीक है, इसके आंसर अलग हुआ करते थे। चलिए फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए जरा काउंट कर लेते हैं। काउंटिंग में क्या है कि 9 राज्य तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो यहीं से आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, पहले 5 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, पहले 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे जिनकी समुद्र तटीय सीमा थी, लेकिन अब केवल 4 होते हैं, ठीक है, अब केवल 4 होते हैं। तो कौन से वो 4, है ना, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 यूनियन टेरिटरीज, क्या भैया, जिनकी क्या है, जिनकी समुद्र तटीय सीमा है, जिनके पास तटीय सीमा है, जरा नाम बताइएगा जिनकी तटीय सीमा है, फटाफट बता दीजिए जरा। जैसे सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि भैया आपका कौन सा है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली, ये एक ही में हो गया है, ठीक है। और दूसरा कौन सा भैया, पुदुचेरी संघराज्य क्षेत्र, कौन सा, पुदुचेरी संघराज्य क्षेत्र। तीसरा कौन सा, लक्षद्वीप साथियों, कौन सा, लक्षद्वीप। और भैया चौथा कौन सा, अंडमान निकोबार, कौन सा, अंडमान निकोबार। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। आइए ये बताइए जरा तो फटाफट, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। निर्मल, रेहान, सुमित, पूजा, प्रीति, बताएंगे इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब जानते हैं साथियों कि क्या होता है कि इधर अरब सागर है, इधर क्या है, इधर दोस्तों अरब सागर है, ठीक है, और इधर क्या है भैया, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, मतलब बे ऑफ बंगाल है। क्या है दोस्तों, इधर साथियों बे ऑफ बंगाल है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये इधर आप देख सकते हो भाई, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, ये बंगाल की खाड़ी
से लगे हुए हैं, ठीक है। इधर गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, ये अरब सागर से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। और ओवरऑल ध्यान रखिएगा कि चाहे अरब सागर हो और चाहे बंगाल की खाड़ी हो, ये दो के दोनों ही हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका दोस्तों? हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर तो खैर समझ ही गए होंगे। अरब सागर के साथ कौन सी किसकी सीमा जुड़ी हुई है? तो भैया गुजरात की सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है। आइए इसका आंसर बताइए। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। भारत कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है साथियों? आकार के मामले में पूछ रहा है, आकार के मामले में। तो देखिए भैया, हम सब जानते हैं कि इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता दें, ठीक है ना। या ट्रिक क्या, ऐसे भी याद हो जाएगा। देखिएगा भाई, पहले नंबर पर कौन है साथियों? तो पहले नंबर पर साथियों रसिया है। पहले नंबर पर कौन है? रसिया, सॉरी, पहले नंबर पर साथियों कौन है? तो पहले नंबर पर आपका रसिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर साथियों कनाडा है। और तीसरे नंबर पर कुछ लोग चाइना को रखते हैं, जबकि चाइना को नहीं रखना है, अमेरिका को रखना है। चौथे नंबर पर साथियों आप चाइना को रखिए। पांचवें नंबर पर आप किसको रखिए? ब्राजील को रखिए। किसको? ब्राजील को रखिए। छठे नंबर पर किसको रखिए? ऑस्ट्रेलिया को रखिए, ठीक है ना। और फिर सातवें नंबर पर आप भारत को रखिए। और भारत का क्षेत्रफल पूरे देश के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भैया? जो भारत का क्षेत्रफल है साथियों, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना भैया? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व का कितना है? 2.42% है। कितना? 2.42% है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। आइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलें। बताएंगे भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में, बेहद आसान प्रश्न है कि आपने ऐसे बनाया, ठीक है, और कह रहा है भारत के पश्चिम में। पश्चिम का मतलब इधर कह रहा है। तो पश्चिम में क्या स्थित है भैया? अरब सागर स्थित है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, ठीक है। और पूरब में क्या है भैया? पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए ये बताइए जरा, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का दक्षिणी भाग साथियों, अब भारत का दक्षिणी भाग का मतलब क्या हुआ भाई? भारत के दक्षिणी भाग का मतलब यही वाला तो हुआ, यही तो है भारत का दक्षिणी भाग। तो ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, इसे क्या कहा जाता है? ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, इसे साथियों क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। देखो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तीन तरफ से क्या हो साथियों? पानी से घिरा हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और ध्यान यह भी रखिएगा साथियों कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो अगर हम कहें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बता दो, तो क्या बता दोगे? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है पता है? अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया? तो अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है साथियों सऊदी अरब। कौन है साथियों? सऊदी अरबिया। कौन है दोस्तों? सऊदी अरबिया है। कौन है? सऊदी अरबिया है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं याद होगा? अगर पढ़ेंगे जी जान लगा के तो याद होगा जबरदस्त तरीके से। ये बताइए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम तो निश्चित रूप से आपको पता है कि भैया क्या है। देखिए जो रेड क्लिफ है साथियों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। भारत और पाकिस्तान। एक क्वेश्चन होता है कि जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो भैया एक सीमा आयोग गठित किया गया था। क्या? एक सीमा आयोग गठित किया गया था। उस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया सीमा आयोग के अध्यक्ष रेड क्लिफ थे। उस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? रेड क्लिफ थे। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। क्या? इसका नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इसका राइट आंसर मैकमोहन है। डूरन रेखा साथियों मुख्य रूप से आज की डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यह 24वीं समांतर रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। आइए जरा दिखाते हैं आपको यहां पर। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि भैया पूरे विश्व में कौन सी रेखा किन दो देशों के बीच में है। जैसे ये आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो कि 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और अगर साथियों आप याद करें तो हमने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं। क्या भैया? सीमा पर बहने वाली नदियां, दो देशों के सीमा पर बहने वाली नदियां, याद है कि नहीं याद है कि हमने बताई थी सीमा पर बहने वाली नदियां? तो चलिए जरा फटाफट बता दीजिए कि सीमा पर बहने वाली नदियों की जब अपन बात करेंगे तो कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? फटाफट
फटाफट भाई याद करिए साथियों, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है भाई, फटाफट बताओ। अमेरिका और कनाडा के बाद अब अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है बताओ? जी हां साथियों, जर्मनी और फ्रांस। जी हां, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है बताओ फटाफट? जी हां, इसी प्रकार से साथियों जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है बताइए फटाफट? जी हां, इसी प्रकार से रसिया और चाइना के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? रसिया और चाइना के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है भाई? इसी प्रकार से बताइएगा साथियों, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? चलिए, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? यूपी और बिहार के बॉर्डर पर साथियों, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। तो ताबड़तोड़ सभी के आंसर आने चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो यहां पर साथियों कौन सी नदी है? यहां पर देखिएगा कि यहां पर नदी है साथियों रियो ग्रांडे। कौन सी है? सॉरी, सेंट लॉरेंस। कौन सी भैया? सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस जो है साथियों, यह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है। इसी प्रकार से अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? रियो ग्रांडे बहती है। कौन सी साथियों? रियो ग्रांडे बहती है। जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर बहती है कौन सी? राइन नदी। कौन सी? राइन। जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर कौन सी नदी साथियों? ओडर नदी। ठीक है ना भाई। रसिया और चाइना के बॉर्डर पर कौन सी? आमूर नदी। कौन सी? आमूर नदी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी साथियों? झेलम नदी। कौन सी? झेलम। और यूपी और बिहार के बॉर्डर पर कौन कौन सी नदी बहती है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक तो करमनाशा बहती है। कौन सी भैया? करमनाशा बहती है। एक तो साथियों घाघरा बहती है, और एक कौन सी बहती है? गंडक बहती है। कौन सी? गंडक बहती है। तो इस प्रकार से 3 नदियां हैं जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहती हैं। 3 नदियां हैं जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहती हैं। तो ताबड़तोड़ रखेंगे याद, जबरदस्त जिंदाबाद। तो आइए जरा अगले क्वेश्चन पर लगाया जाए दांव। ठीक है, चलिए ये बताइएगा। जी हाँ, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भैया। बहुत बढ़िया। डेविल, आदित्य, रेहान, सीमा, गिरीश, शनि, बताएंगे सभी लोग। और साथियों अभी हम लोगों की संख्या, आप लोग साथियों यहां पर आप देखेंगे तो अभी 900 से ज्यादा साथी हमारे ऐसे हैं जो लाइव हैं, और आज का टारगेट 1000 पार का टारगेट है। तो सभी लोग एक बार पूरा जोर लगाएंगे और एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे, ताकि 1000 पार का आंकड़ा जरूर नजर आए। यह आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, माउंट आबू हिल स्टेशन साथियों कहां पर स्थित है? तो यह साथियों अरावली पर्वत में स्थित है। अरावली पर्वत में साथियों राजस्थान में स्थित है। और याद करिए, इसी माउंट आबू पर साथियों क्या है? इसी माउंट आबू पर आपको मंदिर भी मिल जाएगा। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा भैया? दिलवाड़ा जैन मंदिर साथियों यही माउंट आबू पर स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको साथियों बनवाया था विमल शाह ने। किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था साथियों। और ये विमल शाह कौन था साथियों? ये भीमदेव सोलंकी, भीमदेव सोलंकी का मंत्री था। भीमदेव सोलंकी का क्या था साथियों? मंत्री था, जो कि गुजरात के शासक थे। कहां के? गुजरात के शासक थे। ठीक बात है ना? तो पक्का रहेगा यार, जबरदस्त तरीके से। अरावली पर्वत साथियों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जी हां, बहुत बढ़िया भाई मृदुला। ये बताइए, गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वतमाला की साथियों सबसे ऊंची चोटी है, यह बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, सिंपल है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, 2 शब्द मैं आपको बताता हूं। एक शब्द याद कर लीजिए, क्या? साधु। एक शब्द याद कर लीजिए, साधु, है ना? और साधु, और दूसरा याद कर लीजिए क्या? आग। क्या याद कर लीजिए? आग याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा फायदा पता है? आप देखिए, सतपुड़ा। भाई सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धू से बताइए क्या होगा? आज से साथियों क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? देखिए, ट्रिक है। तो भैया धू से क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी। क्या भैया? धूपगढ़ी। तो सतपुड़ा की धूपगढ़ी हो गई। और आ से अरावली, और ग से क्या हो जाएगा भैया? गुरु शिखर। क्या हो जाएगा भाई? गुरु शिखर हो जाएगा साथियों। क्या? गुरु शिखर हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, बिल्कुल साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? राजस्थान में स्थित है। आइए ये बताइए, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित अनुदैर्ध्य घाटी होती है उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताएंगे भैया, क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको दून कहा जाता है। क्या? दून कहा जाता है। बुग्याल और पयार कहां साथियों? तो ये वृहद तथा मध्य हिमालय के बीच, वृहद तथा मध्य हिमालय के बीच में जो स्थित है उसको कहा जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल याद करने की कोशिश करनी है साथियों। और ये मर्ग कहां मिल जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, जहां पर इसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग कहा जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। जैसे दून क्या है? जैसे देहरादून। ठीक है ना? तो इस तरह से है। आइए ये बताइए जरा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील साथियों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जहां तक झीलों का सवाल है, जहां तक झीलों का सवाल है, तो अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी, अगर आपसे कहता है साथियों सबसे बड़ी, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है बताइए, सबसे बड़ी सामान्यता है। अब इसी प्रकार से होता क्या है कि जैसे अगर सामान्यता पूछ रहा है सबसे बड़ी तो क्या बताएंगे, अगर आपसे कहे खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो आप क्या बताएंगे, अगर आपसे कहे भैया क्या कि पूर्वी तट पर स्थित, ठीक है ना, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी इस तरह की झील, ठीक है, लैगून, सबसे बड़ी लैगून झील, तब क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इन चारों का आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। और अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील, क्या भैया सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील पूछी जाए तब क्या बताओगे आप, सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील पूछी जाए तब आंसर क्या होगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब आंसर क्या होगा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए, ठीक है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए तब आंसर क्या होगा। भाई मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब आंसर क्या होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं साथियों, तो जरा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इन सबका आंसर तो एक ही है, क्या है भैया, चिल्का, और चिल्का आप जानते हैं कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। भाई सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील साथियों सांबर है, और सांबर आप जानते हैं कि राजस्थान में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील साथियों लोकटक, आप जानते होंगे कि भैया मणिपुर में है, कहां पर है, मणिपुर में है, ठीक है ना। भाई कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश और भाई पंजाब के बॉर्डर पर है, भाई भांखड़ा नागल बांध पर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों, वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और चिल्का झील क्या है, भारत की पहली रामसर साइट, चिल्का झील क्या है, भारत की पहली रामसर साइट, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। जी हाँ, ये बताइए, अब देखिए एक वर्ल्ड मैप पर भी आपको झीलें बता सकते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो झीलें हैं, जैसे ये साथियों एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी झील है साथियों कैस्पियन सागर। कौन सी भैया, एशिया की सबसे बड़ी झील है साथियों कैस्पियन सागर, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लैडोगा साथियों यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। इसी प्रकार से भाई अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों, तो विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, कौन सी, विक्टोरिया। ये देखिएगा भाई टीटीकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, कौन सी, टीटीकाका साथियों। और यहां की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है उत्तर अमेरिका की, ठीक है, उत्तर अमेरिका की। और साथियों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आयर झील है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर, एशिया की कैस्पियन सागर, भाई यूरोप की लैडोगा, अफ्रीका की विक्टोरिया, दक्षिण अमेरिका की टीटीकाका, उत्तर अमेरिका की सुपीरियर। कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भैया विश्व की भी सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है कि नहीं है भाई, ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी, ये भी विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है, विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे या ताजे पानी की झील, मीठे या है ना ताजे पानी की झील, है ना, पानी की झील, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो इस तरह से साथियों है अलग अलग तरीके से जो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से यहां पर साथियों क्या है भाई, और भी चीजें देख सकते हैं कि जैसे यहां पर स्थित है एक बैकाल झील, और यहां पर जो बैकाल झील है ये पूरी दुनिया की डीपेस्ट झील भी है, डीपेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, मतलब पूरी दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है और सबसे गहरी झील भी है। ऐसे यहां पर देखिएगा तो एक साथियों कौन सी झील है यहां पर, ठीक है, अफ्रीका में ही एक झील है टंगानिका, क्या है भैया, टंगानिका। और ये जो टंगानिका झील अफ्रीका में स्थित है ये साथियों क्या है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, क्या है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी झील। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने पढ़ने पर आएंगे तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, क्यों भैया, बस है ना, हौसला रखना है। आइए ये बताइए, पूरा आपको पीडीएफ में मिलेगा, फिर भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ, ये बताइए जरा फटाफट बताएंगे भाई, चौधरी साहब, निर्मल, महेश, राव साहब, यादव जी, रेहान, निधि, पुष्पा, शिपू, गुड़िया रानी, बताओ महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि जैसे आपने इस तरह से मैप बना लिया, ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है कि भैया कह रहा है कि ये क्या है, ये भैया पश्चिम घाट है और ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, यहां पर कहा जाता है सह्याद्री, क्या कहते हैं, सह्याद्री। अच्छा सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पता है, कलसुबाई, कौन सी है, कलसुबाई
कलसूबाई, ठीक है, क्या है भैया, इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। अब आप खुद सोचिए भाई, अगर आपसे कहा जाए पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आपको पता है अन्नाईमुडी जो है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर अन्नाईमुडी की बात, मतलब पूरे पश्चिम घाट की बात करें तो अन्नाईमुडी क्या है भैया, यह हाईएस्ट पीक है, ये क्या है, यह हाईएस्ट पीक है। लेकिन जब हम स्पेशली सह्याद्री की बात करेंगे तो कलसूबाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि एक सह्याद्री होता है और एक हिमाद्री होता है, एक सह्याद्री होता है और एक हिमाद्री होता है। तो हिमाद्री महान हिमालय को कहते हैं, ठीक है ना, और ये सह्याद्री है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। चलिए भाई, तनु, प्रिया, गुड़िया, पूजा, प्रिया, बताइए भाई, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, जैसे भाई इलायची की पहाड़ियों को साथियों और क्या कहा जाता है, याद करिए, कार्डमम की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या, कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है साथियों, इनको कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है साथियों, ये केरला में स्थित है। अनंतगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पर, तेलंगाना में स्थित है। भाई सेवराय जवादी ये आपको कहां मिल जाएंगी, तमिलनाडु में मिल जाएंगी। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में। और नीलगिरी तो आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु में स्थित है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या, नीलगिरी। नीलगिरी साथियों आप जानते हैं कि नीलगिरी कहां स्थित है। भाई नीलगिरी के बारे में ध्यान दीजिएगा, पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर, पूर्वी घाट के मिलन पर स्थित है, के मिलन स्थल पर स्थित है, मिलन पर स्थित है साथियों। और यह भी है कि इस नीलगिरी पर्वत पर कौन सी टोडा जनजाति निवास करती है, कौन सी साथियों, टोडा जनजाति निवास करती है। और टोडा जनजाति साथियों मेघ बकरियों का पालन करती है। मेघ बकरियां का मतलब मेघ बकरियों का पालन करती है। और ये मेघ बकरियां जो होती हैं, इन्हीं को साथियों कहा जाता है क्या, नीलगिरी ताहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, नीलगिरी ताहर कहा जाता है। और जो टोडा जनजाति है, यह साथियों दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। आबादी वाली क्या है भैया, आबादी वाली जनजाति है। तो बताओ पक्का याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एकदम तूफान मचा के। चलें अगले प्रश्न की तरफ। जी हां, तो ये बताइए जरा, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए भैया। बिल्कुल लाइक वाइक वाला बटन दबाना, जो भी भूल गया हो कंजूसी छोड़कर फटाफट लाइक वाला बटन दबा देंगे भाई सभी लोग। भाई अंकिता जी, मेनिका, अमन, प्रिया बताएंगे सभी लोग। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। देखिएगा एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्या होता है कि सबसे नवीन पूछेगा, भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला पूछेगा, ठीक है, नवीनतम, जो कि सबसे नवीनतम पूछेगा तो हिमालय है, सबसे नवीनतम पूछेगा तो हिमालय है। और हिमालय कैसा है भाई, माउंटेन है, तो वलित पर्वत है, ठीक है ना, वलित पर्वत है। और वलित पर्वत को साथियों इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन को कई बार ऐसे हिंदी में लिखकर आता है और गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, आंसर गड़बड़ा जाता है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। दूसरी बात, जैसे आप देखिए भाई सबसे पुरानी, ठीक है, प्राचीनतम अगर पूछे कि भारत की भाई प्राचीनतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो प्राचीनतम कौन सी है, अरावली है, ठीक है, कौन सी है, अरावली है। अब अरावली क्या है भैया, तो अरावली आप देखेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अवशिष्ट पर्वत। अब अवशिष्ट पर्वत को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो भैया इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेसिडुअल माउंटेन। अब कई बार पेपर में क्या करता है, यही इंग्लिश वाला ही लिख कर दे देता है ना, यही इंग्लिश वाला लिख कर दे देता है, गड़बड़ हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि रेसिडुअल पर्वत कहिए चाहे अवशिष्ट पर्वत कहिए, एक ही बात है। अरावली को कहते हैं प्राचीनतम है, हिमालय सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। तो इसमें प्राचीनतम पूछ रहा है तो राइट आंसर आपको पता है अरावली है। क्या है, अरावली है। कभी कभी ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत भी पूछा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत में आप किसका एग्जाम्पल दे देंगे, विंध्य का और सतपुड़ा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आइए ये बताइए जरा, जी हाँ, एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भैया, फटाफट बताएंगे भाई। हाँ, मृदुला, गुड़िया रानी, सुचिता, रिक्की बाबा, चलो फटाफट बताओ। जी हाँ, अरावली पर्वत कहां पर स्थित है भैया, अरावली पर्वत मिल जाएगा राजस्थान में। विंध्य पर्वत कहां मिल जाएगा, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट कहां मिलेगा, तो केरल और कर्नाटक में। तो आप समझ गए होंगे कि फिर हिमालय पर्वत कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, तो राइट आंसर बन रहा है 3 4 2 1। क्या भैया, 3 4 2 1, 3 4 2 1। आइए जरा इसका भी आंसर बताइए फिर। जी हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए। अजीत, सोनम, महेश, अमन बताओ भैया। गारो खासी जयंतिया तो सबको पता है कि मेघालय पर, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेघालय में जो मासिन राम है यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, मासिन राम भाई सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह बताइएगा। तो ये भैया कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये खांसी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी भैया, खांसी पहाड़ी पर है। इस बात का ध्यान रखना। कैसे याद करोगे, याद करने का जुगाड़ हमने क्या बताया था, याद करिए। हमने याद करने का साथियों जुगाड़ ये बताया था कि मासिन राम मेघालय
में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जब किसी को खांसी आती है और वो खांस देता है तो खांसते समय उसके मुंह से लार्वा वगैरह जो निकलता है, लार वगैरह, तो वो क्या होता है, अगर सामने कोई बैठा हो तो भीग जाएगा, कहेगा अबे भैया कहां इतनी बारिश कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा, इस प्रकार से ये याद हो जाएगा कि खांसी आने पर झमाझम बारिश होती है। क्यों, ये बताइए भाई, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। बताना क्या है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है, चलिए फटाफट बताएंगे। देखिए हिमालय पर्वतमाला की साथियों अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक है क्या, वृहद हिमालय, एक क्या है दोस्तों, एक है दोस्तों वृहद हिमालय, इसको और क्या कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, इसको आप हिमाद्री भी कह लीजिए, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है भैया, अच्छा हिमाद्री नहीं, ठीक है, इसको हिमाद्री नहीं कहेंगे। अब इसी प्रकार से आप देखिए एक होता है साथियों क्या, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय होता है, और मध्य हिमालय को हम और क्या कह सकते हैं भैया, मध्य हिमालय को हम कह सकते हैं लघु हिमालय, क्या कह सकते हैं, लघु हिमालय या हिमाद्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या होता है, शिवालिक होता है, क्या होता है, शिवालिक होता है, तो ध्यान रहे। अच्छा होता क्या है, गड़बड़ी कहां होती है पता है भाई, देखिए ये सीक्वेंस अगर आप देखो तो भैया होता यह है कि उत्तर से दक्षिण के अगर हम क्रम में जाएं, उत्तर से दक्षिण के अगर हम क्रम में जाएं तो ये होता है कि ये तीन तो है ही हैं, ये तीन क्या है, ये तीनों हिमालय के पार्ट तो है ही हैं, इसके ऊपर भी एक होता है, इसके ऊपर भी एक पर्वत श्रेणी होती है जिसको आप कहते हो ट्रांस हिमालय, इसके ऊपर एक होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, बात समझ रहे हो। तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे है वृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, उसके नीचे शिवालिक, ठीक है ना। तो सबसे उत्तर, उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पुराना ट्रांस हिमालय है, ठीक है, उसके बाद का वृहद हिमालय है, उसके बाद का मध्य हिमालय है, और इसमें सबसे नवीन क्या है, इसमें से सबसे नवीन, इसमें से सबसे नया कौन सा है, इसमें सबसे नया है शिवालिक हिमालय, और इसमें सबसे पुराना कौन सा है, इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय में ही आपको मिलेगा कैलाश पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो वो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या बन रहा है भैया, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ठीक है ना, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ठीक है। चलिए यहां पर सह्याद्री तो याद होगा आपको ना कि पश्चिम घाट का जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है उसको कहते हैं, वेरी गुड। तो ये सीक्वेंस याद करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए जरा भाई, धूपगढ़ी पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ी पहाड़ी साथियों किसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब एक बात बताइए जरा, हम अगर साथियों बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो क्या हम सबसे ऊंची चोटियां सब बता दें, सबसे ऊंची चोटियां जितनी भी होती हैं साथियों, आइए एक ही जगह पर आपको बता दें, एकदम दौड़ा दौड़ा कर, एकदम दौड़ा दौड़ा कर। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो भैया सबसे ऊंची चोटी में, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों K2 या गार्डविन आस्टीन है, K2 या गार्डविन आस्टीन है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर स्थित है, ये भैया पीओके में स्थित है, कहां पर स्थित है, ये पीओके में स्थित है। और दूसरी बात यह भी ध्यान दीजिए कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय में है। तो अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय में है, जो कि कहां पर है, हिमालय में है, ठीक है, तो आप क्या बता रहे होगे, तब आप बता रहे होगे कंचनजंगा। क्या बता रहे होगे भैया, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो इसका मतलब ये सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है भैया, ये सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कहा जाए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बता रहे होगे, नंदा देवी बता रहे होगे। और नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसका मतलब ये कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हुई कि नहीं हुई बताइए, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हुई कि नहीं हुई। मध्य, अब इसी प्रकार से आ जाइए कि जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करें, विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर है। कौन सी है, सद्भावना शिखर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से सतपुड़ा की बात करें तो भैया सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भैया धूपगढ़ी है। और धूपगढ़ी कहां पर है, तो धूपगढ़ी साथियों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अरावली की बात करें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो ये भैया गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहां पर है मेरे दोस्त, गुरु शिखर कहां पर स्थित है, तो भैया राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसी प्रकार से देखिएगा कि अगर हम आपसे कहें कि ये तीनों तो हो गया, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। कौन सी है, अमरकंटक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, ठीक है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है, अन्नाईमुडी है। कौन सी है, अन्नाईमुडी है। और अन्नाईमुडी केरल में है, तो केरल की भी सबसे ऊंची चोटी तो यही हुई, ठीक है। या तो फिर दक्षिण भारत
या प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी ही है। ठीक है, इसी प्रकार से याद करिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, खैर ये तो आपको याद ही होगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। कौन सी है? दोदा बेट्टा है। ठीक है, और इसी प्रकार से याद करिए साथियों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आरोया कोंडा है। कौन सी है? आरोया कोंडा है। और आरोया कोंडा कहां पर है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भैया सैडल पीक है, जिसे कल्याण शिखर भी कहा जाता है। सैडल पीक है साथियों। कौन सी है? सैडल पीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो सबसे ऊंची चोटी वाला मामला है वो यहां पर बता दिया आपको। जब है ना कल विश्व का भूगोल लेकर आऊंगा तो उसमें बाकी विश्व वाले भी बताऊंगा। आज भारत का भूगोल है तो भारत के भूगोल के हिसाब से इसको लीजिए और जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं। चलें अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? तो धूपगढ़ी आप समझ गए हैं कि अरावली में स्थित है। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए। जी हाँ, एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से कहां स्थित है? कैलाश पर्वत भाई बताएंगे भाई। निधि, वीरांगना, तनु, निधि, बहुत बढ़िया भाई। राव साहब, सीमा, वाह, बबली जी बताइए। कैलाश पर्वत साथियों कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तिब्बत में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो कैलाश पर्वत साथियों यही है। ये क्या है भैया? यही है साथियों कैलाश पर्वत। यही है कैलाश पर्वत। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब यहां यह भी ध्यान दीजिए कि यहां पर साथियों एक हिमनद है, यहां पर एक हिमनद है और यहां पर एक हिमनद है। ठीक है ना। तो इसमें से एक हिमनद ये है जहां से साथियों कौन सी नदी निकलती है? ये है साथियों ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना। एक साथियों यहां से एक नदी निकलती है और ये कौन सी है भैया? तो ये है साथियों सिंधु। ये कौन सी है? ये है साथियों सिंधु। और यहीं से एक नदी और है जो निकलती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है और ये कौन सी है? ये है साथियों सतलज। ये है कौन सी? सतलज। अब जरा ये भी ध्यान दीजिए यहां पर आप कि भाई ये जो है ये क्या है? ये है साथियों सानो ख्याबाब हिमनद। क्या नाम है इसका? सानो ख्याबाब हिमनद। ठीक है, सानो ख्याबाब हिमनद नाम है इसका। ठीक है, क्या नाम है इसका? सानो ख्याबाब हिमनद। ये कौन सी है? तो ये भैया राकसताल झील है। कौन सी है ये राकसताल झील है। कौन सी? राकसताल झील है। और ये वाली कौन सी है? ये है चिमायुंगडुंग हिमनद। चिमायुंगडुंग। ठीक है, चिमायुंगडुंग हिमनद। चिमायुंगडुंग हिमनद है भैया। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। तो ये तीनों आपको कहां से निकलती दिखती हैं? यहीं से। शॉर्टकट में आप याद करना चाहो आप एसएसबी याद कर लो। क्या याद कर लो शॉर्टकट में? शॉर्टकट में आप एसएसबी याद कर लो। एस से क्या हो जाएगा भाई? एस से हो जाएगा सिंधु। एस से हो जाएगा क्या? सिंधु। और एस से ही क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है ना, एस से ही हो जाएगा सतलज। और बी से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। इन तीनों का कंसेप्ट कॉमन क्या है? इन तीनों का कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ जी भैया, है ना। चला, अच्छा ये वाला क्या बताया था? हाँ बिल्कुल, इसमें एक मिनट। अच्छा धूपगढ़ी पूछा था, धूपगढ़ी पूछा था तो सतपुड़ा होगा। ठीक है ना, धूपगढ़ी पूछा था तो सतपुड़ा होगा। ठीक है, आइए जरा इसका आंसर बताइए। जरा देखिएगा, इसमें कहने का मतलब क्या है हमारा कि यहां पर ये समझिए कि ये जो एसएसबी लिखा है सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र भैया देखो क्या है, इनको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। इनको पूर्ववर्ती नदियां क्यों कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां। और इनको और क्या कहा जाता है? हिमालय पार की नदियां। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है हिमालय पार की नदियां। क्या कहा जाता है इनको हिमालय पार की नदियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जरा समझिए भाई। देखिए पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हो गया कि आज भी ये उसी मार्ग में बह रही हैं, आज भी ये उसी मार्ग में बह रही हैं जहां ये कभी प्राचीन काल में बहा करती थी। दूसरी बात कि हिमालय पार की नदी का मतलब क्या है कि हिमालय के उस पार जो ट्रांस हिमालय स्थित है वहीं के कैलाश पर्वत से तो ये निकलती है। समझ गए ना। तो ये एसएसबी शॉर्टकट में याद कर लेंगे। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो बता चुके हैं आपको कि भैया दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी कंसेप्ट बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी शिखर जो कि केरल में स्थित है। और इस तरह से ये पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये क्या है भाई? अगर आपसे यहीं पर कहता पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी तब भी यही था। ठीक है, अगर आपसे कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी यही था। प्रायद्वीपीय भारत की कहता तब भी यही था। ठीक है, और तो और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कहे तब भी यही है। और अगर केरल की सबसे ऊंची चोटी कहे तब भी यही है। बात समझ रहे हो ना इसका मतलब? हाँ जी, तो इन सब में से एक सरब से सबका आंसर यही है भैया। चौधरी साहब इसका आंसर बताओ जरा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय सबसे नवीनतम है। हिमालय सबसे नवीनतम है। जी हाँ, क्यों? याद करिए हिमालय को कहा जाता है क्या? ये वलित पर्वत है। ये क्या है भैया? ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है।
पूर्वी घाट क्या है साथियों, ये पर्वत है ही नहीं, ये तो भ्रंश कगार है, याद रहे ये भ्रंश कगार है। जी हाँ, पश्चिम घाट भी क्या है, भ्रंश कगार है, पर्वत नहीं है, ठीक है ना, भ्रंश कगार है वास्तव में। और अरावली पर्वत क्या है, तो ये आपको बताया था कि भैया अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक बात है। चलिए इसका आंसर बताइए जरा। रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा इसमें से किस राज्य में स्थित है साथियों? तो रोहतांग दर्रा आपको मिल जाएगा। देखिए एक बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है भैया? हमारे रोहित की बड़ी छिपकली, हमारे रोहित की बड़ी छिपकली, ठीक है ना, ये सिंपल सी ट्रिक है साथियों। और इस ट्रिक का जरा फायदा देखिएगा। इस ट्रिक का फायदा यह है कि हमारे से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हमारे से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, रोहित से हो जाएगा क्या, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, बड़ी से क्या हो जाएगा, बाड़ा लाचा दर्रा, क्या भैया, बाड़ा लाचा दर्रा, और छिपकली से क्या हो जाएगा, तो शिपकिला दर्रा। कौन सा भैया, शिपकिला दर्रा। अब एक बात और यहां पर ऐड कर लूंगा, क्या भैया ऐड करना है, देखिए रोहतांग दर्रा, रावी नदी का स्रोत, रावी नदी यहीं से निकलती है, रावी नदी का स्रोत यही है, रावी नदी यहीं से निकलती है, बात सही है कि नहीं? अच्छा, बाड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, तो चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी का स्रोत है, क्या भैया, चिनाब नदी का स्रोत साथियों यही है, यहीं से निकलती है, ठीक है। और शिपकिला दर्रा का क्या मामला है भैया, तो सतलज का भारत में प्रवेश, सतलज नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे से होता है। भारत में जो प्रवेश होता है साथियों वो इसी दर्रे से होता है, भारत में जो प्रवेश होता है वो इसी दर्रे से होता है। बात समझ रहे हैं ना, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, तो साथियों दो नदियों के बारे में एक विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, कि भैया भारत में सतलज नदी का प्रवेश शिपकिला दर्रे से होता है। तो ये बताओ कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है? ब्रह्मपुत्र का प्रवेश भारत में किस दर्रे से होता है? तो ब्रह्मपुत्र का प्रवेश यांग याप दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है ना। हाँ, तो यांग याप दर्रे से होता है, और ये कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताओ, याद रखना है, एकदम याद तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो दोनों याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का प्रवेश यांग याप दर्रे से, सतलज का प्रवेश शिपकिला दर्रे से भारत में होता है, ठीक है। स से शिपकिला, स से शिमला, स से सतलज, ऐसे भी तो याद कर सकते हो, स से शिपकिला, स से सतलज, स से शिमला, ठीक है। शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बढ़िया से ट्रिक है ना। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये बताइए। हाँ जी, रोहतांग दर्रे में ही तो स्थित है क्या, अटल टनल, अटल टनल, अटल टनल, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल ये देख सकते हैं, एक बढ़िया सा मैप आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि कौन से दर्रे कहां पर स्थित हैं। तो आप खैर पढ़ सकते हैं, फिलहाल इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ, बताएंगे भाई। रवि, रेहान, कृष्णा, राव साहब, चौधरी जी, बताइए, बताना क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड ये है क्या भाई? बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं ये दरअसल में पठार हैं। ये क्या है भैया? ये साथियों वास्तव में पठार है। और ये बुंदेलखंड, बघेलखंड किसके अंतर्गत आएंगे भाई? तटीय मैदान तो होगा नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये उत्तरी मैदान भी नहीं है, हिमालय तो है नहीं, तो क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? विस्तार है। आप यहां पर देख सकते हैं भैया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे दिख रहा है, क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं लिख देता हूं। ये क्या है भैया? ये बुंदेलखंड का पठार है। ये क्या है भैया? ये बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। ये साथियों क्या है? ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। और ये देखिए, ये क्या है? ये एक मिनट, ये वाला क्या है? ये बघेलखंड का पठार है। ये क्या है भैया? ये बघेलखंड का पठार है, ठीक है, बघेलखंड का पठार है। ये वाला क्या है? ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है ना, छोटा नागपुर का पठार है। ये क्या है? ये शिलांग का पठार है। क्या है भैया? ये शिलांग का पठार है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से ये देखिए, यहां पर दंडकारण्य का पठार है। कौन सा? दंडकारण्य का पठार है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से देखिएगा, ये मालवा का पठार है। कौन सा भैया? मालवा का पठार है, ठीक है ना। हाँ जी, और ये क्या है? ये दक्कन का पठार है। कौन सा? ये दक्कन का पठार है, ठीक है। और ये क्या है भाई? ये कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार तो भाई कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है। और ये तेलंगाना का पठार है, तो तेलंगाना में ही स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इनकी स्थिति के बारे में बता देते हैं फटाफट, सुन लीजिए। देखिए भाई, है क्या मामला कि दक्कन का पठार भाई मुख्य रूप से इसका विस्तार महाराष्ट्र में मिल जाएगा। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, ठीक है। शिलांग का पठार साथियों मेघालय में स्थित है। कहां पर? मेघालय में स्थित है ना। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में मुख्यतः है, थोड़ा बहुत यूपी में है। बुंदेलखंड का जो पठार है वो एमपी प्लस यूपी दोनों में है, और ये तो मुख्य रूप से एमपी में है, ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, और आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। आइए ये बताइए जरा,
दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक, मोटर वाहन है ना चलाने वाली सड़कों में से एक हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो भैया नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है भैया? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। 2006 में खोला गया था, 1962 के भारत चीन युद्ध में बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके विशेष रूप से एक जानते हैं क्या चीज है? आपको यह ध्यान देना होगा कि भैया सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक दर्रा कौन सा है? एक नाथुला दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? जेलेपला है। और ध्यान ये रखना पड़ता है एग्जाम में कई बार यहां से, ठीक है, इंसान जो है गड़बड़ा जाता है। क्या? नाथुला दर्रा से क्या होता है भैया? तिब्बत को, कहां पर भैया? तिब्बत को जाने का मार्ग है। और इससे कहां पर? भूटान को जाने का मार्ग है। कहां पर? भूटान को, ठीक है ना, हाँ, जाने का मार्ग। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि किस दर्रे से कहां होकर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो नाथुला से तिब्बत और जेलेपला से भूटान जाने का रास्ता है, ठीक बात है। चलिए अगला बताइए। जी हाँ, तो एक से बढ़कर एक प्रश्न, जबरदस्त वाले। अरे वाह, जीत लो हर लम्हा बात, है ना भाई, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, है ना, वक्त नहीं। ठीक है, ये बात तो सही है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं, है ना। तो भैया अपने अपनों के साथ, है ना, खुशी के पल जितने मिल जाए बांटते रहिए, बिताते रहिए। ये बताइए जरा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जी हाँ, अब एक बात समझिएगा, क्या है मामला कि चाहे आप कहिए भारत का, चाहे आप कहिए दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो भैया ये कौन सा है? तो ये है साथियों बैरन। कौन सा है? बैरन, ठीक है ना, कौन सा है भैया? बैरन है, ठीक है। अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये साथियों अंडमान निकोबार में है। कहां पर है ये भैया अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में एक और आपको मिल जाएगा, क्या भैया? नारकोंडम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नारकोंडम ज्वालामुखी मिल जाएगा। लेकिन ये सुसुप्त है। कौन, कैसा है भैया ये? हाँ, सुसुप्त या प्रसुप्त, जो भी कह लीजिए, ठीक बात है। चले अगले प्रश्न की तरफ जबरदस्त तरीके से भैया। हाँ जी भाई, चलिए भैया फटाफट सभी लोगों के आंसर आने चाहिए भाई। बिल्कुल, ये कमेंट बॉक्स में एड्रेस मांगने का जो है ना स्टाइल है, ये थोड़ा कैजुअल है, माउस चल जाएगा तो नंबर अभी है ना, नाम ब्लॉक हो जाएगा यहां से, इसलिए पढ़ाई कर लो मेहनत से। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? फटाफट बताएंगे भाई। आयुष, सोनम, मलिंगा, प्रिया, सोहन, आदित्य, बालाजी, बताइए फटाफट। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन से पठार में? दक्कन के पठार। कौन सा भैया? दक्कन के पठार में स्थित है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भैया? माजुली द्वीप सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है भाई? अगर सबसे छोटा नदी द्वीप पूछा जाए तब क्या आंसर होगा? तो सबसे छोटा नदी द्वीप साथियों कौन सा है? उमानंदा। कौन सा है? उमानंदा। जब कल विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो दुनिया भर के सभी जितने बड़े द्वीप हैं सब बताऊंगा, मजा आ जाएगा। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए भैया। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कोलेरू झील जो है ये कहां पर स्थित है? ये भैया स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कि नहीं? ये बताइए जरा। भारत में एक है ना, क्या भैया उत्तरी सरकार क्या है? उत्तरी सरकार क्या है जरा बताइए फटाफट। तो आप देखिएगा, जैसे आपने इस तरीके से हल्का सा मैप बना दिया तो आप जानते हैं कि क्या है ये क्या है? उत्तरी सरकार या उत्कल तट है। क्या है भैया? उत्तरी सरकार या उत्कल तट है। और ये वाला क्या है भैया? तो ये कोरोमंडल तट है, ठीक है ना, कोरोमंडल तट है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है? तो ये भाई कोंकण तट है। क्या है ये कोंकण तट है। और निचला वाला हिस्सा क्या है? मालाबार तट है। क्या है भैया? मालाबार तट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये क्या है? एक तटीय मैदान है जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल जबरदस्त, धमाकेदार। अरे वाह। तो रेलवे का बनना है अगर आपको भी रक्षक, तो हम लेकर आए हैं रक्षक बैच, आरपीएफ की शानदार तैयारी, रक्षक बैच की जिम्मेदारी। ये रहा प्रोसेस की कैसे आप इसको ले सकते हैं, जबरदस्त। चलिए इसका आंसर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी बैच लेना हो आप ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप बिल्कुल फटाफट VK10 कूपन कोड का यूज किया करिए, 10% का डिस्काउंट में मिल जाएगा किसी भी बैच पर। ये बताइए हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता। आइए जरा एक ट्रिक बताते हैं साथियों। क्या? एक बढ़िया सी ट्रिक है कि मालिनी कुमारी का मन। क्या भैया? मालिनी कुमारी का मन। मालिनी कुमारी को जानते हैं आप? मालिनी कुमारी का मन, ठीक है ना। तो मालिनी कुमारी का मन उत्तराखंड, है ना,
जाने का है ना, मालिनी कुमारी का मन उत्तराखंड जाने का है, जैसे भी याद कर लीजिए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक का फायदा क्या है। मालिनी, देखिए जब हम कहते हैं मालिनी अवस्थी जी को जानते होंगे आप, माना दर्रा, कौन सा दर्रा भैया, माना दर्रा, ठीक है। ली से क्या हो जाएगा दोस्तों, लीपू लेक दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है, लीपू लेक दर्रा भैया, ठीक है। इसी प्रकार से नी से क्या हो जाता है, नीति दर्रा, कौन सा, नीति दर्रा। और साथियों ये तीन के तीनों ही दर्रे कहां पर स्थित हैं, तो दोस्तों ये तीन के तीनों ही दर्रे कुमारी से क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय, क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। तो ये कहां पर स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कहां पर, उत्तराखंड में, कहां पर, उत्तराखंड में। अब जरा ध्यान दीजिए कि भैया यहां पर यह भी ध्यान दे दीजिए कि भैया का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कैलाश, क्या हो जाएगा, कैलाश। और मन से क्या हो जाएगा, मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है, रास्ता जाता है, इन तीनों दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है, इन तीनों दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता होता है, ठीक है। दर्रे का मतलब होता है माउंटेन पास, पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है, पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है भैया, उसी को कहा जाता है दर्रा, ठीक है। तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो आराम से इसको याद कर लेंगे, ये बढ़िया सी ट्रिक याद रहेगी, बढ़िया ट्रिक, ठीक है। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है, ये बताइए भाई, बहुत बढ़िया। महेश, हिमांशु भाई, छोटन बताओ भैया, बालाजी बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है, कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं भैया कौन सा, भाई जैसे ये है जोजिला, ठीक है, जैसे बनिहाल है, जलिपला है, जोजिला है, खारदुंगला है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जलिपला दर्रा जो है यह आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कहां पर स्थित है, थोड़ी देर पहले बताया था कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और जास्कर श्रेणी कहां पर है, तो जास्कर श्रेणी तो भैया आपको लद्दाख में मुख्यतः मिलेगी, ठीक है। कहां पर मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी। तो इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए खैबर पास, खैबर दर्रा, याद करिए खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किसका किसका हुआ था, खैबर दर्रे से भारत में किसका किसका प्रवेश हुआ था, याद करिए। तो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे भैया, तो एक तो भैया बाबर का भारत में प्रवेश किससे हुआ था, बाबर का भारत में प्रवेश इसी दर्रे से हुआ था कि नहीं। और याद करिए जो वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्यों का भी भारत में प्रवेश किस दर्रे से हुआ था, इसी दर्रे से हुआ था। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, अफगानिस्तान है। और ये खैबर दर्रा है ना। एक बात और है कि याद होगा आपको साथियों कि इसी दर्रे से प्रवेश हुआ था सिकंदर का भी, ठीक है ना, सिकंदर का भी तो इसी से प्रवेश हुआ था, सिकंदर का भी इसी से प्रवेश हुआ था। और याद करिए कि यह दर्रा है कहां, तो खैबर दर्रा साथियों हिंदू कुश पर्वत की सफेद कोह श्रृंखला में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत के सफेद कोह श्रृंखला में स्थित है कि नहीं है। चलिए, दर्रा का मतलब होता है माउंटेन पास, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उसको पार करके जाना असंभव होता है, तो उसके बीच का जो संकरा रास्ता होता है उसी को कहते हैं। कब से अमन बाबू पीछे पड़े कि दर्रा कैसा होता है, अरे यार कभी किसी दर्रे हो आओ एक बार, अरे हाँ टाइम निकाल के कभी कोई दर्रा घूम टहल आओ ना, क्या समस्या है, ये बता दो। तैरते हुए द्वीप फुमडी नाम निम्नलिखित में से कौन सी झील की अनूठी विशेषता है भैया, चलिए फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सबको पता है साथियों, लोकटक झील, जो कि साथियों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पेंगोंग झील कहां पर स्थित है साथियों, तो पेंगोंग सो झील जो है यह लद्दाख में स्थित है। कहां पर है स्थित है, लद्दाख में। देखिए जैसे भी जब भी साथियों सो, ठीक है ना, सो करके ये वाला शब्द आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि ये झील कहां पर है, लद्दाख में है। ये वाला शब्द आ जाए ना सो, जैसे सोमो रीरी, सोकर झील, पेंगोंग सो झील, तो ये आपको कहां मिलेगी, लद्दाख में। तो ये वाला शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि लद्दाख की झील की बात हो रही है। बाकी एक ट्रिक बता देते हैं आपको, क्या भैया, वुड के मन में नाग, वुड के मन में नाग। अब इस सिंपल सी ट्रिक का फायदा क्या है, वुड के मन में नाग, इस ट्रिक से फायदा यह है कि आपको जम्मू कश्मीर की झीलें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए कैसे, तो भैया अच्छा वुलर झील, कौन सी, वुलर झील। ड से क्या भैया, डल झील। मन से क्या, मानस बल झील, कौन सी, मानस बल झील, ठीक है। नाग से क्या हो जाएगा भैया, तो नाग से एक झील है साथियों बेरी नाग झील, कौन सी है, बेरी नाग झील, ठीक है। और इसी प्रकार से एक है साथियों क्या, शेष नाग झील, कौन सी, शेष नाग झील। और इसी प्रकार से एक है साथियों क्या, अब दो नाग हैं तो एक नागिन भी, तो नागिन झील, समझ रहे हैं, कौन सा झील भैया, नागिन झील। तो ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। बाकी रही बात सांबर झील कहां पर है भैया, राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहां पर, उड़ीसा में स्थित है, पक्का। चलो ये बता दो फटाफट, तो हाँ जी सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट बताएंगे भाई। धुआंधार जलप्रपात इसमें से कहां स्थित है, धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताएंगे। क्या लगता है बाबर ने किस दर्रे से प्रवेश किया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, तो भैया धुआंधार जलप्रपात साथियों ये स्थित है जबलपुर, ठीक है, इसको भेड़ाघाट के पास में जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश साथियों, जबलपुर मध्य प्रदेश में साथियों स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है, कौन सी? नर्मदा नदी पर। चलिए इसका आंसर बताइएगा, नेत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है साथियों? नेत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है? तो ये साथियों स्थित है लक्षद्वीप में। कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है साथियों? तो कवरत्ती है। क्या है भैया? कवरत्ती है कि नहीं है? ये बताइए। 36 द्वीपों का समूह है साथियों, लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट साथियों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार मरुस्थल कहा जाता है, थार मरुस्थल साथियों कहां पर स्थित है? तो इसका ज्यादातर विस्तार भारत में है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार इसका पाकिस्तान में भी है साथियों। इसका जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, थार मरुस्थल का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहां इसको चोलिस्तान कहा जाता था। क्या भैया? चोलिस्तान। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि भाई थार मरुस्थल का पाकिस्तान वाले हिस्से को चोलिस्तान भी कहा जाता है। और याद रहे कि ये साथियों है क्या? ये सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है, पूरी दुनिया का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल। तो सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल यदि पूछेगा तो यही आंसर आना चाहिए, सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? तो पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कहां पर साथियों? पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ठीक है ना। आइए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो जाहिर सी बात है भैया, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यही एक रेगिस्तान है ही। बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन से रेगिस्तान है वो आप इस मैप पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन सा भैया? सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। कौन सा भैया? सहारा मरुस्थल है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है ना, जरूरत, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हाँ, ये बताइए जरा, बताना निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने के कारण हुआ है? जी हां, उल्का पिंड के टकराने के कारण साथियों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पुलिकट झील कहां कहां पर स्थित है भैया? तो यह आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, दोनों राज्यों में स्थित है, ठीक है ना, दोनों राज्यों में। लोनार झील इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों, जो कि महाराष्ट्र में है, वुलर जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक साथियों मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। ये बताइए कोलेरू झील कहां पर स्थित है भैया? कोलेरू झील साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में महाराष्ट्र में स्थित है? कहां पर भैया? महाराष्ट्र में बनी है साथियों। तो लोनार झील है। कौन सी भैया? लोनार झील है। ये देखिए जरा, बिल्कुल कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की साथियों सबसे बड़ी झील, या ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है? ओवरऑल भी साथियों सबसे बड़ी झील है, ये ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी प्राकृतिक, अभी एक साथ सब बताया था, एक साथ सारे बता चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वुलर झील सबसे बड़ी है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहां पर साथियों? जम्मू कश्मीर। ये बताइए। अच्छा, झीलों के मामले में एक बात मैं आपको बता दूं, एक बढ़िया सी ट्रिक, ठीक है, एक और बढ़िया सी ट्रिक ले लीजिए। क्या भैया? देखिएगा, बढ़िया ट्रिक है साथियों कि राजस्थान की झीलें आपको याद हो जाएंगी। राजसमंद की एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। एफडी सांभा के पीछे की है। कहां की है भैया? सांभा के पीछे की है। तो ये जबरदस्त ट्रिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना, पीछे की है, ठीक है। राजसमंद है ना, दो व्यक्ति हैं, एक राजसमंद नाम का एक व्यक्ति है, उसने फिक्स डिपॉजिट कराया, लेकिन सांभा के बाद कराया, तो सांभा आगे निकल गया, ज्यादा पैसा बच गया उसका। चलो जरा ध्यान दो, तो राज से क्या हो जाएगा भैया? राजस्थान की हो रही है बात, सुनो हमारे साथ। क्या कि भैया यहां पर क्या कर सकते हैं? समंद, समंद से दो हो जाएगा। एक है साथियों राजसमंद झील, एक झील का नाम ही राजसमंद है, और एक का नाम क्या है? जयसमंद झील। क्या भैया? जयसमंद झील। एफ से क्या हो जाएगा भैया? फतेह सागर झील। कौन सी भैया? फतेह सागर झील, ठीक है, फतेह सागर झील। और डी से क्या हो जाएगा साथियों? डिडवाना झील। क्या? डिडवाना झील। सांभा से क्या हो जाएगा? सांबर झील। क्या हो जाएगा? सांबर झील, ठीक है। पीछे से क्या हो जाएगा भैया? पिछोला झील। क्या हो जाएगा? पिछोला झील। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, एकदम तूफान मचा दीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। जी हां, तो बढ़िया सा प्रश्न है और इसका आंसर बताना है सबको। अच्छा, अगर हम आपसे कहें सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है ना, सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है, सबसे बड़ा क्या? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है। तो सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों यदि आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए दो आंसर हो सकते हैं। तो या तो आपका आंसर होगा जोग या गरसोप्पा, बताएंगे आप। क्या बताएंगे? जोग या गरसोप्पा, ठीक है ना। हाँ, और या तो क्या बता सकते हैं आप साथियों? आप बता सकते हैं भैया कूंची कुल जलप्रपात। कौन सा? कूंची कुल जलप्रपात आप बता सकते हैं,
ठीक है ना। अच्छा, ये दो के दोनों ही साथियों कहां पर स्थित है, कर्नाटका में। ये दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं होते, ठीक है, और अगर हो भी तो आंसर कूचीकुल होगा। ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होते हैं और अगर हो भी तो कूचीकुल आंसर होगा, ठीक है। दोनों कर्नाटका में है। ये कहां पर स्थित है भैया, तो ये स्थित है साथियों शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर है ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। और ये वाला किस पर है, तो ये भैया वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और इसका राइट आंसर क्या है भैया, जोगिया गरसोपा जलप्रपात। क्या भैया, जोगिया गरसोपा जलप्रपात, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये देखिए चित्रकूट झरना साथियों, चित्रकूट झरना, ये जो चित्रकूट झरना है इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको साथियों कहा जाता है भारत का नियाग्रा। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। तो अगर हम इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं तो वाकई में जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहां पर स्थित है, तो वाकई में साथियों जो नियाग्रा फॉल है, ठीक है, जो नियाग्रा फॉल है साथियों ये स्थित है कहां पर, अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ठीक बात है ना। तो उसको भी याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चित्रकूट जलप्रपात है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती साथियों गोदावरी की सहायक नदी है। कूचीकुल जलप्रपात कहां पाया जाता है भैया, तो कर्नाटक में पाया जाता है। कूचीकुल जलप्रपात साथियों कहां पाया जाता है, तो साथियों कर्नाटक में पाया जाता है कूचीकुल जलप्रपात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जी हाँ इसका आंसर बताइएगा। तब तक एक बात और बता दें कि भैया विश्व का सबसे ऊंचा है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो विश्व का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात साथियों आपसे पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंजिल वाटरफॉल होना चाहिए। क्या साथियों, एंजिल वाटरफॉल होना चाहिए, जो कि कौन सी नदी पर है, कैरोनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, कैरोनी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर साथियों, वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता ही होगा साथियों, क्या आंसर होना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर। साथियों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये किस पर स्थित है, K2, ठीक है ना, ये K2 पर स्थित है या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सी भैया, ऐसे बताएंगे आप कि कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए काराकोरम श्रेणी में स्थित है ना, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यहां से कौन सी नदी निकलती है भैया, नुब्रा नदी है ना, नुब्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है। नुब्रा नदी का, ये कई बार पूछा गया है कि नुब्रा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यहीं से होता है। और याद करिए सियाचिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल यही तो है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो बिल्कुल आपको याद करना है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो यही है साथियों, यही है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, ठीक बात है ना। जी हाँ, और साथ में साथियों याद करिए ऑपरेशन मेघदूत, यहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन मेघदूत साथियों चलाया गया था। कब चलाया गया था भैया ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में साथियों चलाया गया था। कब, 1984 में यहां से चलाया गया था, ठीक है भैया। तो जी चले भाई, रेनू, अमन, गुड़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ ताबड़तोड़, सभी के आंसर आने चाहिए भैया, फटाफट बताएंगे भैया। बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, इसमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, जी हाँ टोटल बता, फटाफट बताइए जरा। तो भैया देखो ऐसा है कि जब अपन मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो अंदाजा होना ही चाहिए कि कौन सी नदी किधर की तरफ बहती है। तो चलो इसमें एक बात आपको बता देते हैं, ये वाली ट्रिक, ठीक है, ये वाली ट्रिक क्या करना है आपको, याद कर लेना है समानता। क्या याद कर लेना है, समानता। अब इस समानता में आप देखिए कि क्या क्या फिट हो रहा है। तो भैया सा से क्या हो जाएगा साथियों, सा से हो जाएगा साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी। मां से क्या हो जाएगा दोस्तों, माही नदी। ना से क्या हो जाएगा भाई, नर्मदा नदी। और ता से क्या हो जाएगा बताइए, तापी नदी। इसके अलावा और कौन सी, लूनी नदी। इसके अलावा और कौन सी, मांडवी नदी, ठीक है, कौन सी, मांडवी नदी, ठीक है। तो ये भैया वो कौन सी नदियां बता दी हमने, ये वो नदियां हैं साथियों जो कि क्या है, जो साथियों पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और दूसरे शब्दों में कहें अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये याद कर लें मोटी मोटा कि ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और पप्पू नहीं है, मतलब पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम में गिरती हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाना है, तो भैया कौन कह रहा है कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है,
पूर्व की ओर बहती है ना, तो दामोदर जो है वो पूर्व की ओर बहती है, बाकी सब पश्चिम की ओर बहती हैं। समझ गए ना? हाँ जी, तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, वैसे आपको ये भी बता दे कि जो समानता वाली ट्रिक है, ठीक है, जो समानता वाली ट्रिक है, इसमें जितनी भी नदियां हैं ये कहां गिरती हैं? जितनी भी नदियां हैं ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में ही है खंभात की खाड़ी, लेकिन एग्जैक्टली खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है ना? हाँ, समानता में जो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती है ना, ये चार के चारों एग्जैक्टली खंभात की खाड़ी में ही गिरती हैं, जो कि गुजरात में है। तो याद करना आसान हो जाएगा, समानता कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खत्म। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ठीक है ना? ये बताइए जरा फटाफट जोरदार तरीके से। ठीक है, चले भाई फटाफट बताएंगे भाई। रेनू, गुड़िया भाई फटाफट, अमन, प्रिया, आयुष बताओ भाई। ममता जी बताना क्या? 12मासी नदी का मतलब समझ रहे हो? 12मासी नदी का मतलब क्या होता है? 12मासी नदी का मतलब होता है जिसमें 12 महीने पानी होता हो। 12मासी नदी का मतलब होता है जिसमें 12 महीने पानी हो साथियों। तो 12 महीने पानी तो तभी होगा जब वो हिमालयी नदी होगी। 12मासी नदी किसको कह सकते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा, हिमालयी नदियां जो होती है, मतलब ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमालय में है। ठीक है ना? तो ऐसी नदियां साथियों जिसका उद्गम जो है हिमालय में है, ऐसी नदियों में 12 महीने पानी होता है। और इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कृष्णा है भाई। कृष्णा, क्योंकि हिमालय नदी तो है नहीं कृष्णा। ठीक है, ये तो महाबलेश्वरम से निकलती है महाराष्ट्र के। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसको याद कर पाएंगे आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है भैया? सिक्किम से। और सिक्किम में भी कहां से निकलती है पता है? चोलामू ग्लेशियर से। कहां से निकलती है भैया? चोलामू ग्लेशियर से निकलती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, चोलामू ग्लेशियर से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम है तीस्ता नदी। और याद करिए किसकी सहायक है भैया? तो ये साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी भाई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके बारे में एक और चीज आप जानते ही होंगे कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? तीस्ता जल विवाद, तो भैया तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है ना? भारत बांग्लादेश के बीच में क्या है भैया? तीस्ता जल विवाद है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। मजा तो आ ही रहा होगा। इसका आंसर कौन बता रहा है? बारी दोआब। देखिए क्या होता है, इस तरह के जो दोआब वाले क्वेश्चन हैं इनको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं अगर प्रयास करें तो। अगर आप प्रयास करें तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बारी दोआब का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो बारी दोआब में आप देखिए, एक तो ब्यास आना चाहिए, दूसरा रावी आना चाहिए। ठीक है ना? ब से क्या हो जाएगा? ब से साथियों क्या? देखिए ब से ब्यास और रा से क्या? रावी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से हो जाता है। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं, मैप में देख सकते हैं आप। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सा दोआब कहां पर। जैसे ये सिंधु सागर दोआब है, ये छाछ दोआब है, ये रचना दोआब है, ये बारी दोआब है, ये बिस्ट दोआब है। अब मान लेते हैं कि मैप में उतना स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से देख लीजिए। जैसे अब आप देखिएगा, जैसे क्या है? बिस्ट दोआब, तो व से क्या हो गया? व से हो गया व्यास। और देखिए क्या है? व से हो गया व्यास। और स से क्या हो गया? स से हो गया सतलज। बात समझ रहे हो कैसे याद करोगे? व से व्यास और स से सतलज, तो व से व्यास है ना, देखिए स से क्या? सतलज। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ब से क्या? ब से व्यास। और री से क्या? र से क्या? रावी। समझ गए? ऐसे देखिए रचना, र से क्या? रावी, र से क्या? रावी। और च से क्या? च छ ज झ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चाज, चाज में च से क्या हो जाएगा भाई? च से क्या हो गया? च से हो गया चिनाब। ठीक है, ज से क्या हो गया? ज झ झेलम। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मध्य दोआब कह सकते हैं, हरिद्वार से इलाहाबाद वाला, तो वो तो खैर अलग है एकदम। ठीक है ना? समझ गए? तो कहीं ना कहीं चाहे आप लिस्ट के माध्यम से याद कर लो और चाहे साथियों आप इस तरीके से याद कर लो, मैप के माध्यम से, जैसे भी याद कर लो, आपको याद होना चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, ये बताओ नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदी भैया? चलिए फटाफट बताएंगे जोरदार कमेंट के साथ भाई। जी हाँ, सेशन को लाइक वाइक करना कौन कौन भूल गए हैं? सेशन को लाइक करना कौन कौन भूल गया है? जी हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना भाई, कंजूसी एकदम नहीं, कंजूसी एकदम नहीं, ताबड़तोड़। अरे वाह क्या बात है। तो सेशन को लाइक करने वालों की संख्या 800 के पास पहुंचने वाली है। एक बार जोर लगाएंगे और पार करके दिखाएंगे इस आंकड़े को। तो भैया बिल्कुल राइट आंसर क्या है इसका? सिंधु नदी। सिंधु नदी साथियों, तो किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिए जहां तक साथियों सहायक नदियों का सवाल है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं सहायक नदियों के मामले में। ठीक है, जैसे देखिएगा, एक सिंपल सी ट्रिक है, अभिहेमा। क्या भैया? अभिहेमा कावेरी की बनी। क्या भैया? अभिहेमा कावेरी की बनी।
सिंपल ट्रिक है ना कि अभी हेमा कावेरी की बनी। अब देखिए भाई क्या है, तो आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा साथियों अमरावती नदी, जी हाँ नदी का नाम है अमरावती। और बी से क्या हो जाएगा भैया, भिवानी नदी। कौन सी नदी, भिवानी नदी। हेमा से क्या हो जाएगा साथियों, हेमवती नदी। क्या भैया, हेमवती नदी। और किसकी बात हो रही है, कावेरी की बात हो रही है। और की और बनी को मिला दीजिए तो हो जाएगा क्या, काबिनी नदी। क्या हो जाएगा, काबिनी नदी। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए अभी हेमा कावेरी की बनी, तो कावेरी तो आ ही रहा है भैया, ठीक है ना। तो कावेरी की सहायक नदियां हैं, आ से अमरावती, बी से भिवानी, हेमा से हेमवती और की बनी से काबिनी, ठीक है, ये याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक और ट्रिक आपको याद हो सकता है, क्या भैया, कि आप याद कर सकते हैं कि कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा के माला, ठीक है ना, कृष्णा के माला की, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि कृष्णा के माँ की मौसी भी, कृष्णा के माँ की मौसी, ठीक है, कृष्णा के माँ की मौसी भी तुमको, ठीक है, तुमको पंच दूध देती है। अब देखिए ये ट्रिक आराम से याद हो जाएगी, बस एक बार आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैसे नहीं याद रहेगा, इससे क्या याद हो जाएगा आपको भाई, इससे याद हो जाएगा साथियों आपको कृष्णा की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदियां आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो कृष्णा की माँ से क्या हो जाएगा, मालप्रभा, ठीक है ना, हाँ मालप्रभा नदी का नाम है मालप्रभा, ठीक है ना। देखिएगा अब इसी प्रकार देखिए मौसी से क्या हो जाएगा, मूसी हो जाएगा। क्या, मूसी हो जाएगा। भी से क्या हो जाएगा भैया, भीमा हो जाएगा। क्या, भीमा हो जाएगा। तू से क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। क्या, तुंगभद्रा हो जाएगा। को से क्या हो जाएगा साथियों, तो कोयना हो जाएगा। क्या, कोयना हो जाएगा। पंच से क्या हो जाएगा, पंचगंगा हो जाएगा। क्या, पंचगंगा। और दूध से क्या हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे सिंपली आप याद कर सकते हैं, मालप्रभा, मूसी, भीमा, ठीक है, भीमा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भैया तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, आराम से याद हो जाएगा। गजब की ट्रिक है। कृष्णा की सहायक नदियां याद हो गई, कावेरी की सहायक नदियां याद हो गई। और सुनो, एक होता क्या है कि जैसे साथियों याद करिए कि एक नदी है वेनगंगा, एक नदी है वेनगंगा, ठीक है, नदी के नाम में वेनगंगा है। एक नदी है पेनगंगा, ठीक है, इसमें भी गंगा शब्द लगा है। ऐसे ही साथियों है दूध गंगा, ठीक है ना, दूध गंगा। ऐसे ही साथियों क्या है, पंचगंगा, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सी एक नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए फटाफट बताएंगे, इसमें से कौन सी एक नदी है, या क्या सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नजर आ रही भाई, इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक, सबके नाम में गंगा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों किसकी सहायक नदी है भैया, ये दोनों साथियों गोदावरी की सहायक नदियां हैं, है कि नहीं। ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी भैया, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और ये साथियों किसकी सहायक नदी है, ये झेलम की सहायक नदी है। और वास्तव में केवल रामगंगा ही यहां पर ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है। केवल रामगंगा ही यहां पर ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है, बाकियों में गंगा लगा है लेकिन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो जैसे पढ़ा रहा हूं, जो ट्रिक यहां पर लिख रहा हूं, सेम ट्रिक आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, तो चिंता मत करियो, ठीक है ना। चलो ये बताओ भैया, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से साथियों। चलिए तो फटाफट बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया सा प्रश्न है और सभी के आंसर आने चाहिए। देखिए अगर हम कृष्णा की बात करें तो ये साथियों महाबलेश्वरम से निकलती है। कहां से, महाबलेश्वरम से निकलती है। महाबलेश्वरम साथियों महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का पश्चिम घाट वाला एरिया, ठीक है। ताप्ती नदी साथियों कहां से निकलती है, तो ताप्ती तो आप जानते हैं कि सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है ना, सतपुड़ा से निकलती है। कावेरी साथियों कहां से निकलती है, तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कहां पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो रहा है, महानदी हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, महानदी हो रहा है। चलिए ये बताइए जरा, भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सा कथन गलत है बताइए भाई। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में होता है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री के महाबलेश्वरम से होता है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, देखिए तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबकेश्वरम की पहाड़ी। कौन सी भैया, त्रयंबकेश्वरम पहाड़ी। और ये त्रयंबकेश्वरम पहाड़ी जो कि साथियों कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है कि नहीं है। चलिए ये बताइए फिर। जी हां, तो कहने का मतलब है कि बहुत अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आंसर आपके पास आते रहेंगे खटाखट। ये बताइए तापी नदी का उद्गम भैया कहां पर है, तो तापी नदी का उद्गम साथियों सतपुड़ा में है। कहां पर है, सतपुड़ा में। और फिर तापी नदी जाकर कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ट्रिक आपको पहले ही बता चुके हैं इसकी, ठीक है। देवप्रयाग, जी हां। अब एक बढ़िया सा प्रश्न आया है, मजा आ जाना चाहिए। अब इसमें एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि आपको लगेगा कि आपके जीवन की सबसे
बेहतरीन ट्रिक है भाई, मजा आ जाएगा देखना। फिलहाल देवप्रयाग तो आप समझ ही रहे हैं कि किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी बहती है, बनती है, ठीक है ना। तो भैया कौन सी दो नदियां, अलकनंदा और भागीरथी। लेकिन आइए एक चीज हम आपको बताते हैं और एक ट्रिक बताते हैं, क्या देखिएगा। क्या आपने कभी सुना है कि उत्तराखंड में पंचप्रयाग स्थित है? सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उत्तराखंड का पंचप्रयाग जानते हैं, उत्तराखंड का पंचप्रयाग, ठीक है ना। हाँ जी भैया, उत्तराखंड का पंचप्रयाग साथियों देखा जाए क्या है ट्रिक, देखिएगा। आपका क्या होगा जनाबी अली, आपका अभद्र अमर, आपका अभद्र अमर आधा विष्णु है। अब इस ट्रिक को हमारे अंदाज में पढ़िएगा, जैसे जैसे बताते जाऊं वैसे वैसे दिमाग में फिट करते जाइएगा, ठीक है। आपको पंचप्रयाग सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा कैसे। पहली बात तो आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा साथियों अलकनंदा, ठीक है। जहां जहां पर आ है सबसे अलकनंदा ये, यहां भी अलकनंदा ये है, ठीक है। यहां भी अलकनंदा है, यहां भी देखिए यहां भी अलकनंदा है, क्या है, यहां पर भी अलकनंदा है। और ये देखिए ये भी क्या है, ये भी साथियों अलकनंदा ही लिखा है। तो जहां जहां पर आ है उससे अलकनंदा हो गया, मतलब अलकनंदा प्रमुख नदी हो गई भैया, अलकनंदा साथियों प्रमुख नदी हो गई। अगली बात क्या है भैया, ये देखिए प से क्या हो जाएगा, पिंडार नदी, कौन सी, पिंडार नदी, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भ से क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी, कौन सी, भागीरथी, ठीक है। म से क्या हो जाएगा साथियों यहां पर, मंदाकिनी नदी, कौन सी, मंदाकिनी। ध से क्या हो जाएगा, धौली गंगा, क्या हो जाएगा, धौली गंगा हो जाएगा। अब सुनिए भाई, अब ये सुनिए कि भाई देखिए, ये देखिएगा तो अलकनंदा और पिंडार के मिलने से क्या बनता है, क से कर्णप्रयाग बनता है, क्या बनता है, क से कर्णप्रयाग बनता है। ऐसे ही अलकनंदा से भागीरथी के मिलने से द से क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है, क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। ऐसे ही आ से अलकनंदा से म से मंदाकिनी के मिलने से क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है, क्या, रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। ऐसे ही अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है, क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। कितने प्रयाग है भैया, पंच प्रयाग है, क्या है, पंच प्रयाग है। तो कितने हो गए जरा देखो तो भैया, कितने हो गए, 1 2, ठीक है, 3, ठीक, और ये 4 हो गए ना। अब एक और देख लो, एक अलग से ये देख लीजिए कि अलकनंदा, अलकनंदा प्लस एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है नंद प्रयाग, क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से नंद प्रयाग बनता है, क्या बनता है भाई, नंद प्रयाग बनता है, ठीक बात है, क्या बनता है, नंद प्रयाग बनता है, ठीक है ना। चलिए तो जबरदस्त तरीके से याद रहेगा। बताइए क्या ये वाकई में आपको फील हुआ कि ये वीके का जीके अंदाज वाली एक शानदार ट्रिक्स में, टॉप ट्रिक्स में इसको गिना जाना चाहिए। बेहतरीन ट्रिक है, आपको पंचप्रयाग याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये बताइए, अरे भाई खतरनाक प्रश्न, ये तो हिला के रख देने वाला प्रश्न है एकदम। बताएंगे भाई, अजीत, प्रिया, बालाजी, रेहान, बताइए भाई। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, सीमा, अर्जुन यादव जी, हाँ हाँ, आहा छोड़ दें, अच्छा रुको बस भाई, फटाफट 80 क्वेश्चन कराने हैं तो 80 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। इसका आंसर त्रिज्यी क्यों है जरा समझिए भाई। देखिए है क्या कि आप जानते हैं कि अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक। भाई आप देखिए मैपवा जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको पता है कि यहां पर क्या है, जैसे ये क्या है, ये भाई अमरकंटक है, ये क्या है भाई, ये अमरकंटक है। और आप जानते हैं कि इस अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, निकलती है कि नहीं भाई। एक नदी देखेंगे आप कि इधर चली जाती है जिसको आप कहते हो नर्मदा, क्या कहते हो, नर्मदा। एक इधर चली जाती है जिसको आप कहते हो महानदी, कहते हो कि नहीं। एक ऊपर की तरफ चली जाती है जिसको आप कहते हो सोन। तो यही तो है, तो यही तो त्रिज्यी, यही है त्रिज्यी, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा, मेची नदी किसकी सहायक नदी है भाई, मेची नदी साथियों किसकी सहायक नदी है, बिल्कुल फटाफट बता दीजिए जरा आप, मेची नदी किसकी सहायक नदी है। खैर आपको पता ही होगा, महानंदा की सहायक नदी है। किसकी भैया, महानंदा की साथियों सहायक नदी है, किसकी, महानंदा की। ये बताइए भैया, ये अरे भाई ये देख सकते हैं आप, ये गंगा नदी तंत्र है। इससे आपको गंगा नदी तंत्र अच्छे से अध्ययन हो जाएगा कि हाँ भैया गंगा नदी इधर की तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से कुछ नदियां आकर इसमें मिल रही हैं। इसी प्रकार से ये देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो ये मैप इसी पीडीएफ में मिलेगा और इस पीडीएफ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी क्योंकि इसमें बढ़िया बढ़िया मैप हैं इस तरह के कुछ, ठीक है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है भाई, क्षिप्रा नदी साथियों याद करिए, क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है ना, महाकालेश्वर मंदिर। तो यहीं पर साथियों क्या लगता है, कुंभ मेला भी लगता है। और ये बात हो रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात हो रही है कि नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन की। ये बताइए कालिंदी किसका दूसरा नाम है, किस नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है भैया।
तो किस नदी को कालिंदी कहते हैं साथियों? यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। और याद रहे, भारत की किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किसकी सहायक है? तो आप जानते होंगे साथियों, ये गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड। देखिए होता क्या है कि अगर आपसे कहा जाता है सबसे ऊंचा बांध, क्या भैया? सबसे ऊंचा बांध कहा जाए या डैम कहा जाए, ठीक है, अगर सामान्यतः क्वेश्चन पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ लेगा तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और एक होता है क्या भैया? एक होता है सबसे लंबा बांध, ठीक है, सबसे लंबा, ठीक है, वो तो ऊंचा वाला हो गया, सबसे लंबा डैम, ठीक है ना, सबसे लंबा डैम, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। तो होता क्या है कि ऐसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है ना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है भैया? तो ये है आपका भांखड़ा नागल। कौन सा है? भांखड़ा नागल है। और भांखड़ा नागल आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कौन सी? सतलज पर। फिलहाल ये सबसे लंबा डैम जो है कौन सा है भैया? हीराकुंड है। कौन सा है? हीराकुंड है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। और कहां पर स्थित है? तो भैया उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। ठीक बात है ना? हाँ जी। तो यहां कह रहा है सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड। कौन सी? तो भैया ये आपका हीराकुंड की बात कर रहा है ना, तो महानदी हो जाएगा। क्या भैया? महानदी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक, आइए ये बताइए जरा, 80 क्वेश्चन पूरा कर लें फिर आपकी ये क्लास छोड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है भैया? बिल्कुल, तो देखिएगा जरा भाई, चमेरा बांध कहां मिल जाएगा? चमेरा बांध साथियों मिल जाएगा आपको रावी नदी पर। कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा कि नहीं? चमेरा बांध कहां पर स्थित है? नाम देखिए, कई लोगों ने तो पहली बार ये नाम सुना होगा, ठीक है ना। और कोयना साथियों कहां मिल जाएगा? कोयना तो भैया कोयना नदी पर ही मिलेगा, कृष्णा की सहायक नदी है वैसे कोयना, महाराष्ट्र में। टिहरी भैया उत्तराखंड में मिल जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड में मिल जाएगा भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। और रिहंद बांध साथियों मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से टिहरी बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड में, ठीक है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, देखिए क्या है कि चंबल नदी पर साथियों एक है गांधी सागर बांध, एक है क्या? गांधी सागर बांध। एक है साथियों कौन सा? जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध। एक है साथियों कौन सा? कोटा बैराज। क्या है भैया? एक है क्या? कोटा बैराज। और एक है क्या? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत है। ये दोनों मध्य प्रदेश में है और ये दोनों राजस्थान में है। ये दोनों कहां पर है? राजस्थान में है। किसकी सहायक नदी है भैया? चंबल यमुना की। किसकी भैया? यमुना की, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। दुलहस्ती, अरे वाह, इस क्वेश्चन पर तो एक बड़ी हमारी कलेजे के टुकड़े वाली ट्रिक है, वो मैं बताता हूं। क्या? चाची, अरे वाह चाची, है ना। चाची ने रात में दुल्हनिया के बगल में, किसके भाई? दुल्हन के बगल में, दुल्हन के बगल में, ठीक है, दुल्हन के बगल में सलाद खाया। अब आप कहो गुरुजी इतनी लंबी ट्रिक? अरे लंबी ट्रिक नहीं है, मजेदार ट्रिक है। आप सोच के देखो कि चाची, अरे ओ चाची ने क्या किया? रात में दुल्हन के बगल में सलाद खाया है। अब इसका फायदा क्या है? तो चाची से हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी पर स्थित जो बांध है वो सब मिल जाएंगे। रात से क्या हो जाएगा? रतले जल विद्युत परियोजना। कौन सी? रतले जल विद्युत परियोजना। दुल्हन से क्या हो जाएगा? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। बगल से क्या हो जाएगा? बगल से क्या हो जाएगा? बगलिहार जल विद्युत परियोजना। क्या? बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना। सलाद से क्या हो जाएगा? सलाल जल विद्युत परियोजना। कौन सी भैया? सलाल जल विद्युत परियोजना। ठीक बात है। तो ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। सब के सब एक ही राज्य में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल दुलहस्ती पावर स्टेशन कहां पर है? लो भैया, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा और पुंछ, ठीक है। सही बताएं तो मुझे भी केवल यही याद है कि जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में कहां है ये मन्ने भी नहीं याद है, ठीक है। हाँ जी, ईमानदारी की बात। चलिए, है ना, इतना भी सच नहीं बोलना था। ये बताइए,
चाची है ना, चाची का मन, ठीक है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आराम से बता लोगे भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, कौन सी नदी पर है भैया, सतलज नदी पर। कौन सी, सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा पर स्थित है। टिहरी बांध आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, और ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई साहब इस प्रकार से 80 क्वेश्चन का जबरदस्त टारगेट यहां पर पूरा हुआ। और बिल्कुल अगर आप भी बनना चाहते हैं रेलवे के रक्षक, तो आप ले सकते हैं हमारा शानदार सा रक्षक बैच। इस रक्षक बैच को आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें भैया, अगर ना किया हो तो, और बढ़िया तरीके से अपने इस बार सपने को पूरा करें। और VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी बैच को MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप से कोई भी बैच लेना हो, कभी भी लेना हो, आप VK10 कूपन कोड का यूज करें, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्रोसेस है कि कैसे आप बैच ले सकते हैं साथियों, और ये टेलीग्राम है जहां से आप इसकी PDF को, मतलब इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए ही ये सारी मेहनत है। लगातार घर से कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल्स पड़े हैं, लेकिन अब हमारी जो है क्लास लगने वाली है। आपकी तो क्लास छूट गई, लेकिन अब हमारी क्लास लगने वाली है, ठीक है। घर जाने के बाद यही होगा कि इतने देर तक नहीं पढ़ाना था, इतनी देर तक पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा, खाने पीने का ध्यान ही नहीं है, ठीक है, सेहत का ध्यान ही नहीं है, अब कब सोओगे, सुबह तो जल्दी उठ जाओगे, दुनिया भर की बातें। और फिर हमारी भांजी भी हमें सुना रही होगी दुनिया भर की बातें। खैर ठीक है, चलिए, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि भैया बढ़िया सा सेशन रहा। आई होप कि मुझे भी काफी है ना सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, हमने आपको भारत का भूगोल का जितना भी कंटेंट जबरदस्त देना चाहिए वो हमने आपको दिया है, ठीक है। अब आपके कमेंट बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।